हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 6 में। और जैसा कि मैंने कहा था, ये लेक्चर आपका रिकॉर्डेड है। ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा है। सो इस लेक्चर के नीचे जाके कमेंट में ये क्या ये रिकॉर्डेड है, क्या ये लाइव है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, तो आज बिना देर किए स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज आज मेरे सामने आप लोग नहीं है, लाइव चैट्स नहीं चल रही हैं, तो इंटरेक्शन थोड़ा कम रहेगा इस लेक्चर में। बट एनीवेज, थोड़ा कंटेंट ज्यादा डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए बेटा। क्या आप बात कर रहे थे? हम आज लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो जेड इफेक्टिव के बारे में सोचा था, शील्डिंग के बारे में बात करेगी। और आई थिंक सबसे लास्ट में हमने वो पढ़ा था क्या, कि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं, उनकी एप्लीकेशंस आगे वाली प्रॉपर्टीज में जहां जहां आएगी वहां वहां हम करेंगे। तो आज जो हम बेसिकली हमारा मेन टॉपिक है वो रेडियस होगा, और ब्लॉक वाइज साइज जो है वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले होमवर्क मैंने आपको दिया था बेटा। ये होमवर्क जो है, इसके आंसर्स देख लेते हैं। लास्ट में लास्ट में दिया था ना मैंने, इनके आंसर्स देख लेते हैं। आज बेटा आंसर्स में सबसे पहले जीनोन है और 6s2 है। आर आगे कुछ नहीं दिख रहा है, तो पीरियड तो 6 हो ही गया। और इसके बाद अगर 4f में जाता तो वो f का होता, उसके बाद 5d में जाता तो वो d का होता, उसके बाद 6p में जाता तो वो p का होता। बट कहीं नहीं गया, तो ऑब्वियसली s ब्लॉक है। s ब्लॉक में जो ग्रुप नंबर होते हैं वो s में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ns में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बराबर होते हैं। वहां 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 के बराबर होगा। अगेन यहाँ जीनोन है। अब ns तो है, लेकिन उसके बाद n-2 f में इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका मतलब है कि इधर इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर इसमें आ गया। अब ये कंफ्यूजन है कि भैया डी का माने है या पी का माने। अब देखो, ये आधा भरा हुआ और डी में है, आधा भरा हुआ हो और डी में हो तो पॉसिबल ही नहीं कि वो डी होगा। ये तो कोई एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, और ये हमने शायद कर भी लिया था। ये भी पीरियड छठा है। ये ब्लॉक जो है ये एफ आएगा, और इसका ग्रुप निकालने की जरूरत नहीं होती, ये तीसरा ही होता है। उसके बाद आर्गन, ये 4, तो मैक्सिमम वैल्यू 4, तो पीरियड तो बेटा 4 हो गया। लेकिन NS के बाद N-1 डी में इलेक्ट्रॉन चला गया, इसका मतलब है ये डी ब्लॉक हो गया। डी ब्लॉक का ग्रुप इन दोनों को जोड़ के निकाला जाता है, और ये ग्रुप नंबर हो गया 12। दोनों को 10 और 2 12। उसके बाद यहाँ क्रिप्टन, यहाँ ये तगड़ा सवाल है। अब इसमें पता है गलती क्या करेगा बच्चा? तुमने भी करी होगी, तुमने इसका पीरियड जो है वो चौथा लिख दिया होगा। चौथा पीरियड नहीं होगा। उसका कारण सुनो। जब क्रिप्टन ही फोर्थ पीरियड में भर जाती है, तो ये वो है बेटा, Z=46 पैलेडियम, स्पेशल केस याद करो, जिसमें 5s2 जो है वो जीरो होता है। और अब वो जीरो है, इसलिए उसे लिखा नहीं गया। और लिखा नहीं गया तो हमारे दिमाग में एक कंफ्यूजन आ गया, और वो कंफ्यूजन ये है कि अच्छा 4d दिख रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू 4 दिख रही है कॉन्फ़िगरेशन में, और मैक्सिमम वैल्यू 4 दिख रही है, तो क्या हम इसे फोर्थ पीरियड का मान लें? बस वहीं गलती हो जाएगी। ये फोर्थ पीरियड का नहीं है, ये फिफ्थ पीरियड का है। ये इस बात से भी समझा जा सकता है कि जब डब्बे में चौथे पीरियड की इनर्ट गैस है, तो आगे जो भी लिखा जाएगा वो पांचवें पीरियड के रिस्पेक्ट में लिखा जाएगा। 5s जीरो हो जाता है इसका, इसलिए इसमें 4d10 लिखा हुआ है। अगेन यहाँ पे ब्लॉक डी हो जाएगा, 10 और 0 10 ही होगा, तो यहाँ ब्लॉक ग्रुप जो है वो 10 हो जाएगा। फिर आता है रेडोन। रेडोन जो है वो सिक्स पीरियड की है, तो ये सातवां पीरियड हो गया। 7s2 5f14, 7s2 5f14 पे गया है, 7s2 5f14 पे गया है, तो ऑब्वियसली ये एफ ब्लॉक है, और ये तीसरा ग्रुप ही होगा। उसके बाद नियोन, नियोन दूसरे पीरियड का, तो ये हो गया हमारा तीसरे पीरियड का। एन पी में इलेक्ट्रॉन दिख गया, उसके बाद क्या करना, पी ब्लॉक ही लिखना, और पी में जितने इलेक्ट्रॉन उसमें 12 जोड़ दो, 12 और 3 15 हो गया बेटा। उसके बाद आर्गन, आर्गन के बाद फिर से यहाँ पे एन पी में इलेक्ट्रॉन दिख गया, फोर्थ पीरियड, और 4p में ही इलेक्ट्रॉन, तो ब्लॉक पी हो गया। और उसके बाद 12 और 2 14, ये आपका आंसर हो गए। क्लियर है भाई? ये आंसर निकल गए, इतने सारे सवाल कर लिए। और ढेर सारी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशंस आपके पास बहुत सारे हैं। एटॉमिक नंबर आप कोई भी अज्यूम करके केस 1 वाले केस भी बहुत सारे कर सकते हो, सोच सकते हो। और एटॉमिक नंबर वाला काम भी आप कर, एटॉमिक नंबर वाला भी कर सकते हो, और कॉन्फ़िगरेशन वाला भी कर सकते हो। क्लियर है भाई? एकदम परफेक्ट है। कोई दिक्कत, कोई तनाव, कोई चिड़चिड़ापन, कोई बेचैनी, कोई दुख, कोई कष्ट, कोई यातना, कोई वेदना है? कुछ तो नहीं है? आओ फिर अगला। अब हम चर्चा कर रहे थे किसकी? जेड इफेक्टिव की। तो एक बार के लिए मैं जेड इफेक्टिव को वापस से आपको समझा देता हूं।
कि जेड इफेक्टिव का जो फॉर्मूला था वो था जेड माइनस सिग्मा। इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ये कहां से निकलता है? एक साइंटिस्ट हुआ स्लेटर, और भी साइंटिस्ट थे, है ना। स्लेटर एक साइंटिस्ट था, उसने कुछ हाइपोथेटिकल वैल्यू निकाली, हाइपोथेटिकल वैल्यू बेस्ड कैलकुलेशन थी ये। मतलब उसने कह दिया कि इस शेल वाले का एक इलेक्ट्रॉन इतने से रिपल्शन करेगा, फिर उनको टोटल करके टोटल रिपल्शन निकाल दिया। ये तो हमारे पास होता ही है। सो जेड इफेक्टिव में इसकी कैलकुलेशन तो करनी नहीं, बिकॉज ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो पता ही होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। उसके बाद यहां इसकी कैलकुलेशन करने के लिए एक स्लेटर साइंटिस्ट हुआ, हमारे सिलेबस में नहीं है, और उसने कैलकुलेशन करी। कुछ साल पहले मैं भी ये कैलकुलेशंस वगैरह करवाता था, सवाल भी करवाता था, लेकिन आफ्टर मुझे पता चला एट द एंड की कैलकुलेशन एक तो सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी ने कहीं पे भी कोई कैलकुलेशन नहीं दिखा रखी। दूसरा, ना कुछ जेड इफेक्टिव के बारे में ऐसा लिख रखा है कि बहुत ज्यादा कहीं बढ़ता है घटता है, नहीं, कुछ नहीं। उसने समझा रखा है कि जेड इफेक्टिव होता क्या है, वो हमने भी समझ लिया। प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं, और भी साइंटिस्ट थे, और सारे साइंटिस्ट की वैल्यूज अलग अलग थी, और ट्रेंड भी बदल गए। किसी ने कहा कि टॉप टू बॉटम बढ़ता है, टॉप टू बॉटम घटता है, टॉप टू बॉटम कांस्टेंट हो जाता है। बड़ी समस्या हो गई। तो इसे क्या कहा? इसे एक ऐसी प्रॉपर्टी मान लिया गया कि भैया ये वैल्यू बेस्ड चलती है, जिस एटम में जो जेड इफेक्टिव होगा वो कैलकुलेशन पर बेस्ड रहेगा, और ये ग्रुप टू ग्रुप और ब्लॉक टू ब्लॉक वेरी कर सकता है। मान लीजिए एस ब्लॉक में ग्रुप में कुछ और वेरिएशन है, पी ब्लॉक में थोड़ा और वेरिएशन होगा, डी ब्लॉक में हो सकता हो टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव बढ़ जाए, उल्टा चले एकदम, है ना, एफ ब्लॉक में कुछ और चले। मतलब कुल मिला के इस पे भरोसा नहीं कर सकते। और अच्छी बात पता क्या है कि इस पे भरोसा नहीं करने का हमारे पास एक और बढ़िया रीजन है कि हमारे सिलेबस में है भी नहीं कैलकुलेशन। जेड इफेक्टिव क्या होता है ये जानना जरूरी है। अब ये कहां बढ़ता है कहां घटता है, जब आप 12th क्लास में जाएंगे और डी ब्लॉक में एक बात लिखी हुई होगी कि इस ग्रुप में टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, तो बस हमें मान लेना है कि हाँ ठीक है भैया इंक्रीज होता है। अब होता क्या है जेड इफेक्टिव, ये तो हमारा पहले से सीखा हुआ होगा। पॉइंट वही है, जेड इफेक्टिव होता क्या है ये सीखना जरूरी है। जेड इफेक्टिव होता वही है, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब जनरली क्या होता है बेटा? जनरली एनसीईआरटी ने दो बातें लिखी हुई है, और वो दोनों बातें उन्होंने एक तो सेकंड और थर्ड पीरियड को ध्यान में रखते लिखी हुई है। जो लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बताया है उन्होंने, वो मेनली सेकंड और थर्ड पीरियड को ध्यान रखते हुए बताया है। और जो टॉप टू बॉटम बात करी है उन्होंने, मेनली वो एस ब्लॉक के आसपास बात करी है। मैं आपको फिर बता देता हूं, टॉप टू बॉटम उन्होंने एस ब्लॉक में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बारे में ध्यान में रखते हुए बात करी है, और लेफ्ट टू राइट उन्होंने दूसरे तीसरे पीरियड के बारे में बात करी है। वो क्या बात है वो हम समझ लेते हैं। तो इसका ट्रेंड हमारे लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट हो गया कि बस हम भी उस दूसरे तीसरे पीरियड में क्या हो रहा है वो देख लेते हैं, और टॉप टू बॉटम एस ब्लॉक में जो पहला ग्रुप है और जो दूसरा ग्रुप है वो हम देख लेते हैं। हो सकता हो इसके अलावा ये जो मैं बात करूंगा अब आगे, जो मैं बात करने जा रहा हूं, वो बाकी और जगहों पे वैलिड ना हो, तो ठीक है, हमें तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ पॉइंट जो है उसे समझना है। तो मेनली फॉर एस ब्लॉक एंड फॉर लेफ्ट टू राइट, मेनली फॉर सेकंड एंड थर्ड पीरियड, इसके बारे में जरूर हम बात करते हैं। लेकिन हाँ, मैं उसे आप समझा सकता हूं, फील करवा सकता हूं। इसकी कैलकुलेशन क्या है बेटा? इसकी कैलकुलेशन अब समझना मेरी बात को, आ जाओ अब समझना। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसे लिखना ही नहीं, पाप ही है। अब मैं बोल रहा हूं कि जब एक पीरियड में, देखते जाना, इन अ पीरियड, एक पीरियड में मेनली सेकंड एंड थर्ड, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी ने इन्हीं के लिए लिखा हुआ है, तो अपन भी इसी के लिए लिख रहे हैं। क्या पता नीचे फोर्थ पीरियड में वैलिड हो, आगे पांचवें में नहीं हो, है ना। और फोर्थ पीरियड में इसलिए नहीं क्योंकि फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक आ जाता है बीच में, समझ रहे हो। सेकंड पीरियड में 2s और 2p है, फोर्थ थर्ड पीरियड में 3s और 3p है, फोर्थ पीरियड में 4s है लेकिन बीच में 3d है और फिर 4p है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बीच में, यहाँ वैल्यूज चेंज हो सकती है, तो d है। तो इसीलिए इन्होंने मेनली दो पीरियड के बारे में बात करी कि देखो, दो पीरियड का लेफ्ट टू राइट तो हम समझ सकते हैं। तो दो पीरियड का लेफ्ट टू राइट का मतलब हुआ कि जब दो पीरियड, जब दूसरा और तीसरा पीरियड में आप जाते हैं, तो मेरी बात समझना बेटा, दूसरा पीरियड स्टार्ट होता है बेटा लिथियम से, और तीसरा पीरियड स्टार्ट होता है सोडियम से।
ये स्टार्ट होता है 3s से, ठीक है, और खत्म कहाँ होगा 3p पे। ये स्टार्ट होता है बेटा 2s से और खत्म कहाँ होगा बेटा 2p पे। आप देखो कि जहां से खत्म हुआ, जहां से शुरू हुआ, जहां खत्म हुआ, क्या शेल नंबर चेंज हुआ? क्या शेल नंबर चेंज हुआ? क्या नहीं हुआ? शेल नंबर चेंज तो नहीं हुआ। यानी कि लगातार जो 8 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं इन दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2s1 से लेके 2p6 तक 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। क्या 8 इलेक्ट्रॉन जब भर रहे हो तो आप एक ही शेल में भर रहे हो। देखो 2 नंबर शेल में ही तो भर रहे हो बेटा, 2 नंबर शेल में ही तो भर रहे हो। मतलब अगर आप देखेंगे इन अ पीरियड की, अगर मैं बात करूं पीरियड में, जो एन जो है वो कांस्टेंट रहता है। एन क्या रहता है बेटा? कांस्टेंट रहता है। एन कांस्टेंट रहता है। एन का मतलब शेल नंबर। शेल नंबर क्या रहता है बेटा? कांस्टेंट रहता है। तो आप अगर इलेक्ट्रॉन भरते हो तो एक ही शेल में भरते हो। आप अगर इलेक्ट्रॉन भरते हो तो एक ही शेल में भरते हो। जबकि शील्डिंग जो है, शील्डिंग जो हमने पढ़ी थी, वो शील्डिंग इस बात पे डिपेंड करती है कि मान लो आपका इलेक्ट्रॉन यहां है ना, टेस्ट इलेक्ट्रॉन यहां है, तो अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी। मेनली ये टेंडेंसी होती है इनर इलेक्ट्रॉन्स की। आपने डेफिनेशन में भी लिखा, रिपल्सिव फोर्स एक्सर्टेड बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि ऐसा नहीं है कि इसी शेल में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन क्या रिपल्शन नहीं करेंगे, करेंगे पर उतना नहीं करेंगे। मेन टेंडेंसी, कहते हैं ना कि ये मुख्य काम किसका है, तो ये मेन काम किसका बेटा? मेन काम है ये किसका? इनर इलेक्ट्रॉन्स का। अब इनर इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? अंदर की शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ने चाहिए। लेकिन आप जब लिथियम से आप जब नियोन तक आ रहे हो तो अंदर की शेल में कहां इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है? वो तो एक ही शेल में बढ़ रहा है, क्योंकि एक शेल नंबर तो सेम है। फिर आप जब सोडियम से लेके आर्गन तक आ रहे हो तो वो तो एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हो। तो बताओ, जब एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करोगे तो शील्डिंग उतनी इफेक्टिवली इंक्रीज होगी, यानी कि सिग्मा उतना इफेक्टिवली इंक्रीज होगा या नहीं होगा? तो आंसर है सर नहीं होगा, क्योंकि सिग्मा इज अ मेन टेंडेंसी ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। जब अंदर की शेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं ना बेटा, तो रिपल्शन बहुत बढ़ता है। जब अंदर की शेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं तो रिपल्शन बहुत बढ़ता है। लेकिन यहां पे एक पीरियड में अंदर की शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं लेकिन अंदर की शेल में नहीं बढ़ रहे हैं, उसी शेल में बढ़ रहे हैं। जैसे आप लिथियम, आप देखो ना, लिथियम जो है वो 2s1 है ना। आप उसके बाद बेरिलियम देखो तो वो 2s2 है। आप उसके बाद बोरोन देखो तो वो 2s2 2p1 है। और उसके बाद अगर आप नियोन देखोगे तो वो 2s2 2p6 है। अब जरा सोचो, आपने 2 नंबर शेल थोड़ी चेंज करी, तो इलेक्ट्रॉन्स आर फिलिंग इन सेम शेल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सेम शेल में इंक्रीज हो रहे हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ रहे हैं। इनर का मतलब होता है अंदर वाली शेल, कि भैया ऐसा कुछ हो कि अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़े। वो ग्रुप में देखूंगा, मैं ग्रुप में बताऊंगा होता है ऐसा। तो ये जो शील्डिंग है, सिग्मा इज नॉट इंक्रीजिंग इफेक्टिवली, क्योंकि सिग्मा इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, रिपल्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा का मतलब क्या है? सिग्मा का मतलब क्या है? रिपल्शन। रिपल्शन। तो इसीलिए क्या होगा भैया? इसलिए क्या होगा? नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि जो जेड इफेक्टिव है वो इंक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। ये किसके लिए लिखी है मैंने बात? पीरियड के लिए। वो भी मेनली कौन से पीरियड के लिए? हाईलाइट करके लिख देना, मेनली फॉर सेकंड एंड थर्ड पीरियड के लिए ये बात वैलिड है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वो एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। उस एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन भरने की वजह से ऐसा नहीं है कि रिपल्शन नहीं बढ़ता, बट उतना नहीं बढ़ता, बिकॉज रिपल्शन इज द मेन टेंडेंसी ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। ये अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन इतने इंक्रीज नहीं होते, सो सिग्मा इज नॉट इंक्रीजिंग इफेक्टिवली। अब सिग्मा जब इफेक्टिवली इंक्रीज नहीं होगा तो रिजल्ट इसका ही बढ़ेगा। इसकी वैल्यू इतनी नहीं बढ़ेगी तो इसका रिजल्ट ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, ये तो दिख ही रहा है।
जेड इफेक्टिव और सिग्मा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एनसीईआरटी एक बात लिखता है, क्या वो बात मैं आपको बता दूं? एनसीईआरटी लिखता है एक बात जो मैंने लिखी है ऊपर, समझाइए वो देखो। विद इन द पीरियड मेनली फॉर सेकंड एंड थर्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर इन द सेम वैलेंस शेल, एक ही वैलेंस शेल में है, एंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, है ना, जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, है ना, रिजल्टिंग इन द इंक्रीज्ड अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द न्यूक्लियस। कुल मिला के यह कह रहा है कि भैया लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, एक प्रोटॉन बढ़ता है ना भाई, सीधी बात है। लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, आप बेरिलियम से बोरोन पे आए, आपने देखा कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देखा आपने 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 प्रोटॉन है, यहाँ पे 5 प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन भी एक बढ़ा, इलेक्ट्रॉन भी एक बढ़ा। प्रोटॉन के बढ़ने से खींचने की पावर बढ़ी होगी और इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से रिपल्शन की पावर बढ़ी होगी। लेकिन हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन तो एक ही शेल में बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन तो उसी शेल में गया है, उसी शेल में गया है। तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो रिपल्शन उतना इफेक्टिवली नहीं बढ़ा, लेकिन प्रोटॉन तो बढ़ा है ना। प्रोटॉन का मतलब न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज की पावर तो बढ़ी ही है, न्यूक्लियर पावर तो बढ़ाई है। न्यूक्लियर का जो चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो तो इंक्रीज हुआ ही है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन दोनों बढ़े हैं, तो प्लस भी बढ़ा माइनस भी बढ़ा। लेकिन माइनस उतना खास नहीं बढ़ा। और माइनस इतना खास क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि माइनस जो है, हमने कहा इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में बढ़ा, और एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन भरने का मतलब है कि रिपल्शन तो आएगा पर इतना नहीं आएगा, क्योंकि रिपल्शन मेनली कौन करते हैं? जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो करते हैं। तो ये तो साथ में ही इंक्रीज हो गए हैं, अंदर नहीं हो गए, साथ उसी शेल में हो गए, इसलिए इतना जल्दी इतना ज्यादा वो नहीं करेंगे। सो अल्टीमेटली जीतेगा कौन? अगर इसमें और इसमें ये ज्यादा ताकतवर बढ़े और इसकी ताकत कम रह जाए तो रिजल्ट ही ज्यादा आएगा ना बेटा। आप मेरी बात को समझना। इन्होंने कहा लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, यानी प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो रहा है। फिर इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहा है, बट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज सिर्फ सेम शेल में हो रहा है, यानी कि ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है ना। ये बढ़ रहा है एक से, एक प्रोटॉन बढ़ रहा है तो एक से। और स्लेटर एक साइंटिस्ट था जिसने बताया था कि अगर सेम शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन 0.35 से बढ़ता है। आपको याद नहीं रखना है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं बेटा। तो बताओ रिजल्ट क्या 0.65 से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब कुल मिला के आपका रिपल्शन तो रह गया 0.35, आपका अट्रैक्शन था एक, तो आपका नेट अट्रैक्शन हो गया 0.65। अब अगर आप कंपेयर करोगे 0.65 को और 0.35 को, ये आपका नेट अट्रैक्शन है, ये आपका रिपल्शन था। तो जो रिपल्शन था उससे ज्यादा ही आएगा नेट अट्रैक्शन। तो जब भी हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे लेफ्ट टू राइट एक एटॉमिक नंबर स्विच करेंगे तो ज्यादा पावर में कौन बढ़ेगा? बढ़ेंगे दोनों, ये देखो बढ़ रहे हैं दोनों, ये एक से बढ़ता है, 0.35 से बढ़ता है, तो जो नेट आएगा वो 0.65 आएगा और वो ज्यादा होगा उस 0.35 से। तो अल्टीमेटली ये कहना चाह रहे हैं कि भैया इफेक्टिवली क्या बढ़ता है? ये बढ़ता है। तो क्या होता है? न्यूक्लियस के पास आने की टेंडेंसी बढ़ती है। तो जब लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं, ये वैल्यूज याद नहीं करनी, मैं हटा रहा हूं। जब लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं बेटा, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर हमको जेड इफेक्टिव इंक्रीज बोलना है। क्या यहां पे लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज बोलना है, लेकिन मेनली फॉर, यहां पे लिख देना है जेड इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज होगा। ये लेफ्ट टू राइट का साइन होता है बेटा, ऐसे करके ना पीरियड में होता है, मेनली फॉर सेकंड एंड थर्ड पीरियड, ये लेफ्ट टू राइट होता है। अभी हम टॉप टू बॉटम की भी बात करेंगे कि अब टॉप टू बॉटम की कहानी सुनो, आ जाओ। टॉप टू बॉटम की कहानी क्या है? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम की अगर बात करें तो मेनली फॉर एस ब्लॉक, मैंने कहा था कि एनसीईआरटी ने जिनके बारे में बात करी है वहीं पर हम बात करेंगे। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए हम मेनली फॉर एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं। सुनते जाओ। ये रहा लिथियम, ये रहा सोडियम, ये रहा पोटेशियम, ये रहा रुबिडियम, ये रहा सीजियम। अब देखो इनर इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। ये है 2s1, यानी कि इसके पास 1s2 2s1 है,
यानी कि इसके पास जो है वो एक न्यूक्लियस, एक नंबर शेल और 2 नंबर शेल में एक इलेक्ट्रॉन। n इज इक्वल्स टू 2। सही भाई, एकदम सही है। देखते जाओ, एकदम डायग्राम के समझा दूंगा। सोडियम है, 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है, 3s1 है। अब इसके पास दो ऐसी शेल हैं जिनमें अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी 1 2 3, क्योंकि पहली बात तो इसका पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो तीसरे में है। और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, ये देखो, ये 2 नंबर शेल है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन है। और ये 1 नंबर शेल है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 1 नंबर शेल है। देखते जाना, जब आपने लिथियम से सोडियम पे मूव किया तो इसके लिए अंदर रिपल्शन करने वाले सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है। जब आपने सोडियम पे आए तो आपने देखा कि ये रहा आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन, आप इस पे निकालोगे जेड इफेक्टिव, आप इस पे निकालोगे जेड इफेक्टिव, तो इसके लिए रिपल्शन करने वाले 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अंदर की शेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जब आप ग्रुप में आते हो तो ग्रुप में जब आप नीचे आते हो तो अचानक से पीरियड बदल जाता है, क्योंकि ये पीरियड तो दूसरा है ना और ये पीरियड तीसरा है, फिर ये पीरियड आपका चौथा हो गया। तो इसके लिए 4 शेल बनेगी। अब इसके लिए 4 शेल बनेगी, मतलब ये पोटेशियम आपको दिख रहा है, पोटेशियम कुछ ऐसा होगा, पोटेशियम कुछ ऐसा होगा, ये न्यूक्लियस 1 2 3 4, ये लो, इस यहाँ पे आपका अंदर है और यहाँ इलेक्ट्रॉन भरे हुए होंगे। ये 3s3p होगा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8। इसके पास हो गए 8 और 8 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे। इस अकेले को 18 इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करेंगे। तो क्या नीचे आने पर अंदर की शेल्स में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं? हाँ सर, इसमें अंदर की शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास 10 हो गए, इसके पास 18 हो गए। इसका मतलब है जब ग्रुप में मूव करते हो तो शेल नंबर इंक्रीज होता है, और शेल नंबर इंक्रीज होता है तो अंदर की शेल में इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होते हैं, और जब अंदर की शेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं तो सिग्मा इफेक्टिवली इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि रिपल्शन और स्क्रीनिंग मेनली टेंडेंसी किसकी है? अंदर के इलेक्ट्रॉन्स की। तो जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो अंदर की शेल्स में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होना स्टार्ट होते हैं, और वो अंदर की शेल में इलेक्ट्रॉन जब इंक्रीज होते हैं, है ना, तो जब हम यहां से यहां आते हैं, टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग, है ना। एक काम करें, क्या यहाँ पे n यानी कि जो शेल नंबर है टॉप टू बॉटम की अगर बात करें तो शेल नंबर इंक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज इन इनर शेल्स, तो सिग्मा इंक्रीज होता है इफेक्टिवली, सिग्मा इफेक्टिवली इंक्रीज होता है, और वो कंपनसेट कर देता है किसको? बराबर कर देता है किसको? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। और वो कंपनसेशन की वजह से, है ना, वो क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है, विच, है ना, विच कंपनसेट इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। ऐसा नहीं कि प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन नहीं बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन भी तो बढ़ रहे हैं, लेकिन रिपल्शन इतना बढ़ रहा है कि वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को जो है वो कंपनसेट कर दे रहा है। वो क्या कर दे रहा है बेटा? कंपनसेट कर रहा है न्यूक्लियर चार्ज को। तो अल्टीमेटली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगभग कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो सिग्मा है वो कॉम्पनसेट कर देगा, सिग्मा इंक्रीज इफेक्टिवली विच कॉम्पनसेट इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्टिव remains constant generally। ठीक है, अब सीधी बात है, वही फॉर्मूला वापस लेके आओ। देखो, जेड माइनस सिग्मा, ये जितना बढ़े उतना ही अगर बराबरी में ये बढ़े तो ये तो जितना है उतना ही रहेगा। एक सेकेंड, जेड इफेक्टिव इज इक्वल्स टू होता है बेटा जेड माइनस सिग्मा। ये कह रहा है कि जब टॉप टू बॉटम आते हो तो शेल नंबर बढ़ता है, एंड ऑब्वियसली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी, सॉरी, न्यूक्लियर, जब न्यूक्लियर चार्ज बोला जाए तो इसका मतलब वो जेड की बात कर रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, ये भी उतना ही इंक्रीज होता है, ये भी इंक्रीज होता है। तो क्या इसके रिजल्ट पे कोई असर आएगा? नहीं,
ये इतना बढ़ता है कि इसके बढ़ने को कॉम्पेंसेट कर देता है। टॉप टू बॉटम आने पे ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सिग्मा भी जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। और सिग्मा इसलिए जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है क्योंकि अंदर की शेल्स में इलेक्ट्रॉन एकदम से इंक्रीज। जब आप यहां आए तो अंदर की शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यहां आए तो सीधा 10, यहां आए तो 18, यहां और आगे आगे और ज्यादा हो जाएंगे। तो वो ये कहना चाह रहा है भैया कि टॉप टू बॉटम आने पर एटॉमिक नंबर बढ़ता है, नो डाउट न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाने पर भी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था, लेकिन सिग्मा कमजोर पड़ जा रहा था, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा अच्छे से बढ़ रहा था, जो कि 0.65 पे बैठ रही थी वैल्यू। लेकिन टॉप टू बॉटम आने पर भी जेड बढ़ रहा है, सिग्मा भी बढ़ रहा है, लेकिन यहां सिग्मा कमजोर नहीं पड़ रहा है, यहां पे सिग्मा और तगड़ा पड़ रहा है। इतना तगड़ा पड़ रहा है कि उस बेचारे को बराबर की टक्कर दे रहा है। और जब बराबर की टक्कर देगा दोनों को, तो वो तो कांस्टेंट रहना ही है ना बेटा। जब दोनों बराबर तरीके से बढ़ेंगे तो कांस्टेंट ही रहेगा, है ना। दोनों बराबर तरीके से बढ़ेंगे तो कांस्टेंट रहेगा। ये 8 - 7 कह दूं तब भी 1 है, फिर ये 9 - 8 कह दूं तब भी 1 है। मेरी बात समझ रहे हो? तो बराबर तरीके से अगर बढ़ेगा तो बराबर तरीके से टक्कर भी देगा। वही लिखा है, टॉप टू बॉटम आने पर शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो इंक्रीज हो रहे हैं वो इनर शेल्स में इंक्रीज हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, इसीलिए जो सिग्मा है वो इफेक्टिवली इंक्रीज हो रहा है। सिग्मा मतलब रिपल्शन, रिपल्शन इफेक्टिवली इंक्रीज हो रहा है, विच कॉम्पनसेट इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। जो बढ़ा हुआ न्यूक्लियर चार्ज है उसे कंपनसेट कर दे रहा है, और ये इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज का मतलब जेड है। हैंस जो जेड इफेक्टिव है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो कांस्टेंट रह जा रहा है। कि अगर ये जो है बढ़ा हुआ जेड है और उसको ये टक्कर दे दे तो फिर वो रिजल्ट जो है बेटा वो सेम हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। समझ आए ना आए, पॉइंट ये दो ही याद रखने हैं, है ना। पॉइंट ये दो ही याद रखने हैं, मेनली फॉर एस ब्लॉक के लिए हमने लिखा है ये बात, है ना। अब अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करें तो अच्छा, ये वाला पॉइंट तो आप अलग से नोट कर ही लेना कि कैलकुलेशंस ऑफ सिग्मा एंड जेड इफेक्टिव आर नॉट इन आवर सिलेबस। ट्रेंड ऑफ जेड इफेक्टिव मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ब्लॉक एंड ग्रुप्स, डेटा बेस्ड होता है। लेकिन हमने मेनली किसकी बात कर ली है? मेनली हमने बात कर ली है, अब हम लिख सकते हैं बट जो ट्रेंड है, मेनली ट्रेंड है, मेनली वो जेड इफेक्टिव जो है वो क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट। इसके लिए सेकेंड एंड थर्ड पीरियड एक साथ बना रहा हूं मैं। और अगर टॉप टू बॉटम की बात करें बेटा, ये टॉप टू बॉटम ग्रुप की बात करें तो ये जो है वो एन इंक्रीज होता है ना। सिग्मा भी इंक्रीज होता है जबरदस्त तरीके से, और जेड इफेक्टिव जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। जेड इफेक्टिव क्या होता है बेटा? कांस्टेंट हो जाता है। और ये मेनली किसके लिए होता है? मेनली फॉर एस एन पी होता है, बट तुम तो मेनली फॉर एस ही लिख दो। तो आपको अगर जनरल ट्रेंड पूछा जाए, जनरल ट्रेंड, ये जनरल ट्रेंड है, तो जनरल ट्रेंड तुम ये बता दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि पूछा वो यही से जाएगा एनसीईआरटी वाला, डी ब्लॉक का, तो वो जनरल ट्रेंड पूछेगा नहीं। ठीक है भाई, तो बात समझ आ गई। चलो, तो ये लिखा भी है, देखो ये लिखा भी है एनसीईआरटी ने, पी भी लिखा है खास तौर से, तो देखो पी भी लिखा है, ठीक है। एस और पी विद इन अ ग्रुप, मैंने तो एस के लिए ही बताया, इन्होंने पी के लिए भी लिखा है विद इन अ। आप पी भी हटा ही दो मेरे हिसाब से ना, पी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पी में क्या होता है, नीचे जाने पे कई जगहों पे जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। तो आप इसको एस ब्लॉक ही लिख दो। ये लो, ये जो मैंने बात लिखी है, जो समझाई है अपनी भाषा में, आपको बुकिश लैंग्वेज में, एनसीईआरटी की लैंग्वेज में लिखना है। तो ये लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। क्या लिखा है? विद इन अ ग्रुप मेनली फॉर एस ब्लॉक द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेज, शेल नंबर इंक्रीज होती है, एंड इनर एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स, जो कि है अंदर की शेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, विच सर्व्स टू शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पुल ऑफ द न्यूक्लियस, जो कि सर्व करते हैं शील्डिंग, है ना, और स्क्रीनिंग जो है वो सर्व करते हैं किससे? आउटर इलेक्ट्रॉन का। आउटर इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस जो है वो आउटर इलेक्ट्रॉन को पुल करना चाहता है, उस बात के लिए ये लोग शील्ड करते हैं कि भैया हम नहीं आने देंगे उसे अंदर, बेसिकली जो है स्क्रीनिंग इंक्रीज करते हैं, ये कहना चाह रहा है। एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट जनरली। तो ये जेड इफेक्टिव की बात हो गई। मैंने हालांकि इसे आसान भाषा में समझाया हुआ है
ये रहा मेरी लैंग्वेज, मैं इस स्लाइड को वहीं लगा दे रहा हूँ, ये लो, ये रही मेरी लैंग्वेज, ये रही एनसीईआरटी की लैंग्वेज, ये रही टॉप टू लेफ्ट टू राइट मेरी लैंग्वेज, ये रही एनसीईआरटी की लैंग्वेज। क्लियर है, चीज सही है एकदम। तो चलो अब सारी बात हो गई, जेड इफेक्टिव के बारे में हमने जान भी लिया, लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम कांस्टेंट सब कुछ पता चल गया। सीधा आते हैं भैया एटॉमिक रेडियस पे, सीधा आते हैं कहाँ पे, एटॉमिक रेडियस पे। हेडिंग लगा लो, देखो रिकॉर्डेड लेक्चर है, रोक के नोट्स बना लेना, ऐसा कोई लाइव में तो मैं आपको पूरा पूरा टाइम देता हूं बेटा, रोक के नोट्स बना लेना थोड़ा सा, ठीक है। लाइव में टाइम मिलता है, हमें खुद गले को आराम मिलता है, ऐसी बात नहीं, हम खुद ही लाइव ही लेना चाहते हैं, यहाँ पे आराम ही नहीं है, अभी पता ही नहीं है कि कितना रुकना है कितना नहीं है। तो आप ना वीडियो को रोक के नोट्स बना लेना, आप अपना आराम ले लेना, आप यूं नहीं कि बैठ गए 1.5x पे धर करके चला दिया और फिर अगले दिन आके लिखोगे कि कुछ समझ नहीं आया भैया, कुछ समझ नहीं आया, नहीं आएगा। तरीका है आप इसे लाइव की तरह डील करो, आप अपना समय लो कि भैया ठीक है, थोड़ा इन्होंने सर ने क्या बोला है क्या पता, मुझे थोड़ा पीछे। देखो लाइव में क्या होता है, मैं 2 बार रिपीट भी कर देता हूँ, 3 बार रिपीट कर देता हूँ, कर तो मैं यहाँ भी देता हूँ हालांकि, लेकिन फिर भी आप इसको वीडियो को पीछे करके वापस सुन लो। जिस माइंडसेट के साथ लाइव क्लास में बैठते हो उसी माइंडसेट के साथ यहां भी बैठे रहो, समझ गए। तो अब एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, पहले आप इस वीडियो को रोक के ये चीज लिख दीजिए, फिर मैं समझाता हूं इसे। हाँ जी, तो नोट कर लिया होगा आपने रोक के। अब बात आई कि भैया एटम की साइज निकालेंगे, साइज नापेंगे, और एटम जो है वो दिमाग में सबके ऐसा था कि एटम तो स्फीयर होता है, स्फीयर होता है, बोले हाँ स्फीयर होता है, तो स्फीयर का मतलब है कि हम तो इसकी रेडियस निकालेंगे, बोले तो न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक की जो डिस्टेंस होगी उसे रेडियस बोल देंगे, और क्या है। बोला सब आसान है, सबने बोला हाँ अरे बहुत ऐसे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। अब जब करने गए ये काम तो 2 समस्या आई, बोले यार एक तो ना मतलब ऐसे नहीं निकाल पाएंगे यार, बोले जो अपन ने सोचा ना ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो लोगों ने कहा क्या दिक्कत, क्या दिक्कत क्या। बोले एक तो ना जो हमारा एटम है, पहली चीज उसका आइसोलेशन बहुत मुश्किल है, एक सिंगल एटम मिलना बहुत मुश्किल है, वो जनरली कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रहता है, बॉन्डेड स्टेट में ही रहता है। बोले ठीक है, और दूसरा अगर कर कुरा लिया तुमने ये सब काम, मान लो कभी गैसियस स्टेट में ले जाके आइसोलेशन पॉसिबल मान लिया, तो वो इतना छोटा होता है कि यार तुम ना मेजर नहीं कर पाओगे। यहाँ पे लिखा है 1.2 एंगस्ट्रम, दैट मीन्स 1.2 इंटू 10 to the power -10 मीटर। अब आप सोचो 1.2 जो मीटर होता है, 1.2 मीटर जो होता है उसमें आप डिवाइड कर दो 10 to the power -10, मतलब 10 to the power 10 का डिवाइड कर दो। अब इतना छोटी वैल्यू, इतनी छोटी वैल्यू कैसे कोई निकाल लेगा। ऐसे थोड़ी कि बेटा पेन से बनाया इतना बड़ा सर्कल और ऐसे करके फीते से लेके नापने चले गए, तो पॉसिबल नहीं, प्रैक्टिकल चीज नहीं है। एक तो ये समस्या आई साइंटिस्ट लोगों को, ये एनसीईआरटी है ना, मैं साथ में एनसीईआरटी लेबल कर देता हूं ताकि ऐसा लगता रहे कि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं साथ साथ, और स्पेशली मैं कुछ कुछ लाइंस एनसीईआरटी की पढ़ा भी दूंगा, चिंता ना करें, एनसीईआरटी साथ के साथ चला लेता हूं मैं, ऐसी कोई बात नहीं, काम काम की चीज, ठीक है। अब और कहीं की लैंग्वेज लेके आऊं, किसी और किताब की लैंग्वेज लेके आऊं, यही बात बताने के लिए, इससे अच्छा है मैं वही लेके आ जाऊं, क्योंकि आना तो वहीं से है ना पेपर, तो मैं वहीं से लेके आ जाता हूं। फिर आ जाओ, अब बात आती है कि बोला कि चलो ठीक है यार साइज छोटी है, तो एक ने कहा साइज छोटी है क्या हुआ, मैं तो तब भी करूंगा। तो बोला यार इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सुना है आपने, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपने नाम सुना होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको हाइजेनबर्ग पढ़ाया होगा। वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, ये दोनों जो है एक ही टाइम पे दोनों चीजें नहीं निकल सकती, मतलब दोनों चीजें अनसर्टेन है एक टाइम पे। वेलोसिटी निकालोगे तो पोजीशन का पता नहीं, पोजीशन निकालोगे तो वेलोसिटी का पता नहीं, मतलब ये दोनों जो है वो एक टाइम पे एक जैसी नहीं रहती, या कुल मिला के यूं इन शॉर्ट कह दो कि ये दोनों चीजें जो है वो अनसर्टेन है, फिक्स्ड नहीं है। सो इन्होंने उसी चीज को ध्यान में रखते हुए दूसरा पॉइंट बनाया कि सिंस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द एटम डज नॉट हैव ए शार्प बाउंड्री। अब ये इलेक्ट्रॉन आपने ऐसे 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 देखा होगा कि ऐसे 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 बनाया हुआ होता है ना, ये इस तरह से आपने ऐसा एक डायग्राम जरूर देखा होगा किताबों में। यानी इलेक्ट्रॉन की जो बाउंड्री है वो शार्प नहीं है, हम बना लेते हैं उसे स्फीयर,
लेकिन असल मायने में वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लेवल के हिसाब से जो है ऐसे घूमता रहता है। वो एक एनर्जी लेवल है जो कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा हो सकता है, शार्प बाउंड्री नहीं होती। तो अब अगर ऐसा है तो फिर ये डिस्टेंस भी जो है वो कैसे निकालोगे? तो क्या ऐसे प्रिसाइजली आप डिटरमाइन कर पाओगे क्या साइज को? दो चीजें हैं, पहला आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अता पता नहीं, उसकी शार्प बाउंड्री नहीं, दूसरा वो इतना छोटा है। ये दो चीजें। तो बोला यार अब क्या करें, ऐसे तो नहीं निकलती। तो इन्होंने लिखा कि फाइंडिंग द साइज ऑफ एन एटम, ए सिंगल एटम, एन एटम मतलब वो सिंगल एटम हुआ, इज लॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड। जितना सोचते हो उससे कई गुना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसका रीजन दो है, याद रहेगा रीजन, एनसीईआरटी की लाइंस हैं, रोक के आपने लिख ली है, अच्छी बातें लिख ली है, डायरेक्ट आता भी है सवाल। हाउ एवर एन एस्टीमेट ऑफ एटॉमिक साइज, पहली चीज तो इस बात पे ध्यान दे देना कि एस्टीमेट, एग्जैक्ट तो ये तब भी नहीं निकाल पाएंगे जिस तरीके से निकालेंगे अब हम, जिस तरीके से निकालेंगे तब भी हम एग्जैक्ट नहीं निकाल पाएंगे, हम अभी भी एस्टीमेट ही निकाल पाएंगे। हाँ, लेकिन वो एस्टीमेट उतना होगा जितना लगभग हम सोच रहे थे पहले कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो। एस्टीमेट कैन बी मेड बाय नोइंग द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स इन द कंबाइंड स्टेट। अगर एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना ले, दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना ले, क्या इन दोनों एटम के अपने अपने न्यूक्लियस होंगे? होंगे। इन न्यूक्लियस में, इन न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होगी इसे हम कहेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या कहेंगे बेटा इसे? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इसे बोला जाएगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, जिसे बोलेंगे हम डी। अब ये डी क्या होगा बेटा? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगी, और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को आगे चल के हम बॉन्ड लेंथ कह लेंगे, क्योंकि ये बॉन्डेड स्टेट में है। जब दो एटम ऐसे बॉन्डेड स्टेट में होंगे तो इसे कहेंगे। जो हमारी आर होगी, आर, वो कहीं ना कहीं हम यही चाह रहे थे कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकल जाए। तो हमारी आर क्या होगी जरा सोचो, हमारा आर क्या होगा? आर, आर क्या होगा? तो आर यही तो होगा बेटा, d/2। अगर हम देखा जाए तो ये हमारी जो डिस्टेंस है, ये जो हमारी डिस्टेंस है, ये जो हमारी डिस्टेंस है, ये यहां से यहां तक, क्या ये आर के बराबर हो जाएगी? क्या ये आर के बराबर हो जाएगी? तो बेसिकली जो रेडियस है, क्या मैं उसे d/2 लिख सकता हूं? हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस लिख सकता हूं, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस लिख सकता हूं। अब ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा हो सकती है ना? जैसे हो सकता हो कहीं पे ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस थोड़ी कम हो जाए, अब कम हो जाएगी तो उसका आधा भी कम हो जाएगा। कहीं पे ये और दूर हो जाए एटम एटम, वो डिपेंड करता है कि बॉन्ड कितना स्ट्रोंग है। बॉन्ड जितना स्ट्रोंग होगा ये दो न्यूक्लियस उतने पास होंगे, जितने पास होंगे उसका आधा भी उतना कम होगा। इसीलिए कहते हैं कि जितना स्ट्रोंग बॉन्ड होता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस उतनी कम होती है, माने कि बॉन्ड लेंथ कम होती है। इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को आगे चल के क्या बोल देते हैं बेटा? बॉन्ड लेंथ बोल देते हैं। इनको क्या बोल देते हैं? आगे चल के बॉन्ड की लेंथ ही बोल देते हैं, बताओ, है ना? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को मेनली क्या बोल देते हैं? बॉन्ड लेंथ बोल देते हैं। जितना कम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे से, जितना ज्यादा अट्रैक्ट होंगे उतना अच्छा मजबूत बॉन्ड बनेगा, और रेडियस जो है वो कम आएगी। अरे भाई जब डी कम होगा, जब डी कम होगा तो उसका आधा भी कम होगा। यहां 20 रखोगे तो आंसर 10 आएगा, लेकिन यहां 10 ही रखोगे तो आंसर 5 आएगा। ऑब्वियसली जितना छोटा डी उतना छोटा रेडियस। इट डिपेंड्स कि अभी मेनली 3 बॉन्ड में हम ये चीज देखेंगे। एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है मेटेलिक बॉन्ड, और एक होता है वॉन्डरवॉल बॉन्ड। इन तीनों बॉन्ड की स्ट्रेंथ के हिसाब से डी जो है वो अलग अलग होती है, और डी अलग अलग होने की वजह से उनमें जो रेडियस है वो भी क्या होती है बेटा? अलग अलग होती है। आ जाइए अगली स्लाइड पे, आपको तीनों टाइप की चीजें दिख रही है, नोट कर लेना बेटा, रोक के नोट कर लेना वीडियो। चलो देखो आपके सामने क्या क्या लिखा हुआ है। एक है कोवेलेंट रेडियस, एक है मेटेलिक रेडियस, और एक है वॉन्डरवॉल रेडियस, है ना? हमने कहा ये बॉन्डेड स्टेट में हम निकाल रहे हैं, तो ये बॉन्डेड स्टेट है कोवेलेंट बॉन्ड की, ये है मेटेलिक बॉन्ड की, और ये है वॉन्डरवॉल बॉन्ड की। सबसे हल्का बॉन्ड इनमें तीनों में, इन तीनों में सबसे कम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस किसकी है?
जो एटम और अंदर तक मर्ज है, ये देखो सबसे कम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इसकी है। तो अगर मैं पूछूं आपसे, कि बताओ डी को सॉरी, अगर मैं बोलूं आर कोवेलेंट इज इक्वल्स टू डी कोवेलेंट डिवाइड बाई 2 कर दूं। अगर मैं पूछूं आर मेटेलिक इज इक्वल्स टू डी मेटेलिक डिवाइड बाई 2 कर दूं, एक ही बात है। अब ध्यान से देखो, वो दोनों स्पीयर एक दूसरे के अंदर मर्ज हैं, तो ये जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से न्यूक्लियस की, ये थोड़ी कम है, इसलिए इसका आधा भी कम ही आएगा। और अगर उसी एटम का हम मेटेलिक रेडियस निकाल दें, तो मेटल मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है उसमें इस तरह का कोई कॉमन एरिया डेवलप नहीं होता, ये एक दूसरे में मर्ज नहीं होते, थोड़े दूर होते हैं, तो ये इसका डी ज्यादा बड़ा आएगा, डी बड़ा आएगा तो रेडियस भी ऑब्वियसली बड़ी आएगी। और जो वंडरवॉल फोर्स होता है वो बहुत वीक फोर्स होता है, और वीक फोर्स होने की वजह से आप देखो यहाँ पे ये थोड़े और दूर हैं, और थोड़े और दूर है तो इनके न्यूक्लियस और दूर होंगे। तो अगर हम आर वंडरवॉल की बात करें तो डी वंडरवॉल डिवाइड बाई 2 है, फॉर्मूला तो वही लगेगा, जितनी डी उसका आधा। ठीक है, इन केस ऑफ सेम एटम्स, अभी हम कौन से केस की बात करें कि ये दोनों एटम्स सेम हो, ये दोनों एटम्स भी सेम हो, ये दोनों एटम्स भी सेम हो। सर डिफरेंट एटम आ गए तो जिसे हम हेटेरो एटॉमिक कहते हैं, हेटेरो एटॉमिक, डिफरेंट एटम। होमो एटॉमिक्स हैं ये सब, ये अभी हम होमो एटॉमिक की बात कर रहे हैं। सर हेटेरो एटॉमिक के केस में क्या होगा, हेटेरो एटॉमिक में बेटा एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर आता है, तो क्योंकि हम वो प्रॉपर्टी लास्ट में पढ़ते हैं, तो उस प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन में वो चीज लेके चले जाते हैं हम। तो हेटेरोएटॉमिक में क्या होता है कि दोनों एटम्स की साइज अलग अलग होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है। दैट्स वाई हम एग्जैक्ट डिवाइड बाई 2 करके नहीं निकाल सकते, क्योंकि अब इस ये बड़ा हो ये छोटा हो तो इसका आधा ज्यादा बड़ा होगा, इसका आधा छोटा होगा, तो वो यहाँ पे नहीं बैठता। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं किसकी, होमो एटॉमिक्स की, यानी कि इधर जो एटम है वही इधर एटम है। इधर लेट सपोज इधर अगर ये मेटलिक बॉन्ड है, तो अगर यहाँ मैंगनीज है तो यहाँ भी मैंगनीज है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए ये कोई कोवेलेंट रेडियस है, तो मान लो ये यहाँ फ्लोरीन है तो यहाँ भी फ्लोरीन है। और उसके बाद यहाँ पे वॉन्डरवॉल रेडियस है, तो मान लीजिए यहाँ हीलियम है तो यहाँ हीलियम है। वॉन्डरवॉल रेडियस मेनली गैसेस के लिए होती है, कोवेलेंट रेडियस मेनली नॉन मेटल्स के लिए होती है, एंड मेटेलिक रेडियस ऑब्वियसली फॉर मेटल्स होती है। सर आयंस भी तो होते हैं, आयंस के लिए क्या होता है उसे हम अलग से देखेंगे आयनिक रेडियस के नाम से, है ना। तीन ही चीजें हमारे पास आती है। आ जाइए बढ़ते हैं आगे फटाफट, ये नोट करो। अब देखो जो जो अपन ने सुना पढ़ा, है ना, मैंने जो आपको बताया वो लिखा हुआ है, यही सारी चीजें अब तीनों अलग अलग तरीके से देख लेते हैं। ऐसे कुछ नहीं है, जो ये लिखा है कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ होता है उसे कहते हैं, फिर इसका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ, मेटेलिक बॉन्ड है तो इसके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ, वॉन्डरवॉल बॉन्ड है तो इनके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ। तो ये हम अब थोड़ा सिस्टमेटिक देख लेते हैं कि पहला जैसे कोवेलेंट रेडियस है, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ना बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग से बनता है। एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल में मर्ज होता है, अंदर तक कॉमन एरिया बनाते हैं। तो ऑब्वियसली इस तरह से जो चीज बनेगी उसके न्यूक्लियस थोड़े ज्यादा पास होंगे, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। तो बेसिकली कोवेलेंट रेडियस इज द हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सिंगली बॉन्डेड एटम्स, है ना। ऑब्वियसली सिंगल बॉन्डेड के लिए हम देखेंगे इसे, क्योंकि अगर बॉन्ड दूसरा डबल आ गया तो वो डिस्टेंस घटेगी, तो फिर वो आधा और कम हो जाएगा। तो रेफरेंस के लिए हमेशा सिंगल बॉन्ड से ही देखा जाता है। ठीक है बेटा, क्योंकि मान लो एक एटम है उसके बीच में ये एक बॉन्ड है, ये दो एटम है इनके बीच में ये एक बॉन्ड है, तो हम रेडियस अच्छे से निकाल पाएंगे, क्योंकि एक बॉन्ड और बन गया तो ये और नजदीक आएंगे, एक बॉन्ड और बन गया तो ये और नजदीक आ जाएंगे, तो उसमें फिर रेडियस दिक्कत होता है। तो हम स्टैंडर्ड जो है वो सिंगल बॉन्डेड लेते हैं, इसीलिए सिंगल बॉन्डेड से हम डेफिनेशन बनाते हैं। फिर डिफाइंड फॉर नॉन मेटल्स जनरली, है ना, नॉन मेटल्स के लिए ज़्यादातर ये देखी जाती है, जैसे एफ एफ हो गया, सी एल हो गया, है ना, बी आर हो गया, इस तरह से जो नॉन मेटल्स रहते हैं, है ना। नॉन मेटल्स वो जो पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में है, पी ब्लॉक, मेनली आपको पी ब्लॉक में मिलेंगे नॉन मेटल्स। एस ब्लॉक पूरा मेटल्स है, डी ब्लॉक पूरा मेटल है, एफ ब्लॉक पूरा मेटल है। आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल के, या इनफैक्ट पूरी पीरियोडिक टेबल से बोलो, जितने एलिमेंट्स नॉन एलिमेंट्स हैं उसमें मोर देन 78% मेटल्स हैं। जितने नॉन एलिमेंट्स हैं अभी तक उनमें 78 से ज्यादा परसेंटेज जो है वो मेटल्स ही हैं।
फिर बचे हुए जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं। लगभग 80-82% मेटल्स होते हैं, है ना, और 15-17% जो भी हैं अपना 15-17-18% जो है वो नॉन मेटल्स होते हैं। और उसमें भी एक कैटेगरी होती है मेटलॉइड्स। तो वो प्योरली नॉन मेटल्स नहीं होते हैं, वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह प्रॉपर्टी दिखाते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं वो। कभी मौका मिलेगा मैं वो लिख दूंगा आपको कि मेटल्स क्या होते हैं। अब मेटल्स के बारे में क्या है कि मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर रखते हैं, प्लस बनने की इच्छा रखते हैं, वो सब मेटल्स होते हैं। इनमें मेटेलिक बॉन्ड होता है। ठीक है। दूसरा, नॉन मेटल्स वो हैं जो इलेक्ट्रॉन खाते हैं, जो शेयरिंग से अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं, शेयरिंग से बॉन्ड बनाना सीखते हैं, ट्रांसफर से नहीं। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करना चाहते हैं, ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो ये जो है बेसिकली नॉन मेटल्स के बीच में मिलता है। कोवेलेंट बॉन्ड आप देखोगे तो कोवेलेंट बॉन्ड किसकी प्रॉपर्टी होती है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं। ये सारे टर्म्स आपको अभी थोड़े पराये से लग रहे होंगे, बट डेफिनेटली ट्रस्ट मी, इस चैप्टर के बाद तक आपको ये चीज़ें सब समझ आ जाएगी। कुछ कुछ वर्ड होते हैं जो अभी के लिए आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, ये इस तरह से नॉन मेटल्स के लिए देखी जाती है ना। ये रहा वही डायग्राम है, सेम आर कोवेलेंट डी कोवेलेंट डिवाइड बाई 2, इसमें कुछ बड़ी बात तो है नहीं। फिर टाइप ऑफ मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस, जब बॉन्ड मेटेलिक होगा और मेटल्स के बीच में होगा ऑब्वियसली, तो उसका आधा जो है वो कहला जाएगा रेडियस। जैसे डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कॉपर एटम, सॉलिड में जो कॉपर कॉपर के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो 256 पिकोमीटर होती है, तो उसका आधा कितना हो जाता है, 128 पिकोमीटर हो जाएगा। तो रेडियस कॉपर की 128 पिकोमीटर आ गई। इस तरह से देखते हैं, सिंपल सा फंडा है। अब पंगा क्या फंसता है कि एटॉमिक रेडियस तो एक कॉमन टर्म है, अब वो सर कोवेलेंट रेडियस है या मेटेलिक रेडियस है, कैसे पता चलेगा। तो इन्होंने कहा, किताब में इन्होंने एनसीईआरटी ने लिखा कि we use the term atomic radius to refer to both covalent and metallic radius depending upon whether the element is a non-metal or metal। अगर वो नॉन मेटल एलिमेंट है, यानी कि पी ब्लॉक में बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ये सब चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो उनकी कोवेलेंट रेडियस है। और इधर पीछे आओगे तो मेटल है, अगर है लिथियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, या डी ब्लॉक के जो भी मेटल्स हैं, इनकी रेडियस कहीं पे लिखी हुई है तो बाय डिफॉल्ट वो मेटेलिक रेडियस ही लिखी हुई है। अब सर ऐसे ऑर्डर कैसे निकालें, तो कॉमन एक टर्म यूज कर लिया, एटॉमिक रेडियस। तो सिंप्लिसिटी, एनसीईआरटी ने भी लिखा है, ये नीचे वाला पॉइंट जो मैंने लिखा है कि इस किताब में सिंप्लिसिटी के लिए हमने दोनों को एक कॉमन टर्म दे दिया है, एंड दैट इज एटॉमिक रेडियस। अब वो आपने आपको समझना है कि आप कार्बन की रेडियस देख रहे हो तो ऑब्वियसली वो कोवेलेंट रेडियस है, बिकॉज कार्बन इज ए नॉन मेटल। अगर आप नाइट्रोजन की रेडियस देख रहे हो तो वो ऑब्वियसली कोवेलेंट रेडियस है, लेकिन उसे बोला नहीं जाएगा कोवेलेंट रेडियस, उसे एटॉमिक रेडियस ही बोला जाएगा। तो एटॉमिक रेडियस इज ए कॉमन टर्म विच कैन बी यूज्ड फॉर बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फॉर बोथ मेटेलिक रेडियस एंड नो कोवेलेंट रेडियस। किस पे डिपेंड करेगी कि अगर आप मेटल्स के बारे में एटॉमिक रेडियस ले रहे हो, मेटल्स की एटॉमिक रेडियस उनकी मेटेलिक रेडियस होती है, नॉन मेटल्स की एटॉमिक रेडियस उनकी कोवेलेंट रेडियस होती है। सो द मेटेलिक रेडियस के लिए लिखने की जरूरत नहीं है कि ये डिफाइंड होती है मेटल्स के लिए, नाम से पता चल रहा है मेटेलिक रेडियस इज डिफाइंड फॉर मेटल्स, है ना। तो ये वही सेम जैसा मेटल है उसका आधा हो जाएगा, ये तो बड़ी बात नहीं है, ये तो हम कर चुके हैं। रोक के वीडियो आराम से चीज लिख देना, ये एनसीईआरटी की लाइन से। फिर आता है हमारे पास वंडरवॉल रेडियस। हाँ, ये थोड़ी अलग है। ये अलग इसलिए है कि पहली चीज, ये डिफाइंड फॉर गैसेस। क्या होता है ये, पहली चीज तो ये है डिफाइंड फॉर गैसेस। ठीक है, गैस के लिए निकालेगा। अब गैस में तो एटम दूर दूर ही होते हैं बेटा, और अगर एटॉमिक स्टेट में देखोगे तो सिर्फ इनर्ट गैसेस के लिए, क्योंकि इनर्ट गैसेस ही ऐसी गैसेस हैं जो एटॉमिक स्टेट में गैस हैं। अब जैसे O2 है तो O गैस नहीं है, O2 गैस है, वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में है। N2 गैस है, नाइट्रोजन है तो वो मॉलिक्यूल है, N2 गैस है। O2 गैस है, Cl2 गैस है, F2 गैस है। लेकिन हीलियम में He2 कुछ नहीं होता, He खुद गैस है। तो अगर आप एटॉमिक स्टेट में सोचोगे तो ये सिर्फ नोबल गैसेस के लिए डिफाइंड होती है, डिफाइंड फॉर गैसेस। एंड उसमें भी अगर आप स्पेसिफिकली ये बोलोगे कि एटम्स के केस में, तो ये ओनली डिफाइंड फॉर द इनर्ट गैसेस। क्यों, क्योंकि वो मॉलिक्यूल नहीं बनाती, वो सेपरेट एटॉमिक स्टेट में ही गैस है। हीलियम हीलियम ही गैस है, हीलियम। और अगर आप बाकी गैसेस की बात करोगे तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में बेटा, O2, वो O गैस नहीं है, O2 गैस है, N2 गैस है।
F2 गैस है, Cl2 गैस है। बात समझ रहे हो ना मेरी? तो कुल मिला के ये होती गैसेस के लिए ही। तो क्या वॉन्डरवॉल रेडियस हमेशा गैसियस फॉर्म में निकाली जाती है? नहीं। बोले सर अभी तो कह रहे थे गैसेस के लिए होती है, तो फिर गैसेस के लिए होना और गैसियस स्टेट में मेजर करना दोनों बातें अलग हैं। मान लो आप गए और आपने एक डब्बे में हीलियम गैस भर दी। अब उसमें हीलियम के एटम्स खूब सारे घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो गैस की फॉर्म में ही है, और गैस की फॉर्म में वो एटम्स रैंडम मोशन करते हैं। और जब रैंडम मोशन करते हैं तो एटम्स की डिस्टेंस चेंज होती रहती है। जब एक एटम दूसरे एटम से अलग 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 कोलिजन चलता रहता है, रैंडम मोशन चलता रहता है। अब रैंडम मोशन चलता है तो आपने एक चित्र खींचा, उस टाइम पे जैसे कुछ एटम कुछ अलग दूरी पे थे, फिर चित्र खींचा, फिर कुछ अलग है, आपने 10 फोटो खींचे, 10 में हर एटम से आपस में एक दूसरे की अलग अलग डिस्टेंस निकल के आई। अब आपको एवरेज निकालना है तो एवरेज तो गड़बड़ निकलेगा, बोले 10 फोटो का एवरेज निकालना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, लेते तो गैस के लिए हैं, भरी तो आपने डब्बे में गैस है, डिफाइंड फॉर गैसेस नो डाउट, बट मेजर सॉलिड में होती है। सर मेजर सॉलिड में कैसे होगी? सिंपल है, गैस को आप डायरेक्ट सॉलिडिफाई कर दो, कर सकते हो। गैस को डायरेक्ट आप क्या कर दोगे? सॉलिडिफाई कर दोगे, बिल्कुल लो टेम्परेचर पर ले जाके एकदम सॉलिडिफाई कर दो। जब आपने सॉलिडिफाई किया तो क्या रैंडम मोशन बंद हो जाएगा? जो जहां है वहीं रुक जाएगा। अब आप उसके फोटो ले लो, एक या दो या तीन, और फिर एक एटम से, एक एटम के चारों तरफ के एटम से उसकी डिस्टेंस निकाल लो कितने हैं, और फिर एक एवरेज निकाल दो। ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपी से होता है। मैं तो आपको बहुत आसान सी भाषा में ऐसे समझा रहा हूँ जैसे कोई आप चित्र से कर ही लोगे ये काम। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता बेटा, है ना। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से होता है बेसिकली। बहुत आसान भाषा में कहूँ तो वो चित्र ही खींचते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, लेकिन हाँ ठीक है, इतना आसान नहीं होता जितना तुम सुन रहे हो या जितना मैं समझा रहा हूँ, है ना। वो एक मशीन होती है, मास एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, वहां से ये वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी के थ्रू ये चीजें निकाली जाती हैं। एनीवेज वो सब बहुत डिटेल बड़ी बातें हैं, आपके लेवल की बातें नहीं है, रहने दो वो। तो फॉर नोबल गैसेस it is half the distance between the nuclei of two non-bonded nearest non-bonded, because वॉन्डरवॉल फोर्स का मतलब ही वो इतना वीक फोर्स होता है कि वो आपस में कोई बॉन्ड नहीं है। तो कहते हैं कि जो नोबल गैसेस हैं वो तो आपस में बॉन्ड ही नहीं बनाती। तो हीलियम हीलियम ऐसे स्वतंत्र घूम रहे हैं, फ्रीडम एकदम। उसमें आपने इसको ये कर दिया, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट इन द सॉलिड स्टेट। देखो लिखा हुआ है कि गैस के लिए तो क्या क्या तगड़ी तगड़ी चीज लिखी हुई बेटा, गैस के लिए तो कर ही रहे हो, लेकिन मेजर किस में कर रहे हो? सॉलिड में। क्या? गैस, गैस के लिए स्टार्ट करो, है गैस के लिए, पर उसे भी सॉलिडिफाई करके ये काम किया जाएगा। क्लियर है भाई? डिफाइंड फॉर गैसेस। अब नोबल गैसेस तो ऑब्वियसली एटॉमिक स्टेट में रहते हैं, है ना। फॉर नोबल गैसेस यहां पे हम लिख सकते हैं एटॉमिक स्टेट में। ये कौन सी स्टेट में रहते हैं? एटॉमिक स्टेट में रहती है। इसलिए एटॉमिक स्टेट में निकालनी है तो ये सिर्फ नोबल गैसेस के लिए ये वाली वॉन्डरवॉल रेडियस निकलनी है। लेकिन कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो नॉन मेटल है ना, जो नॉन मेटल है, लेकिन उनकी भी वॉन्डरवॉल रेडियस निकाल सकते हो। बोले सर कैसे? मान लो Cl2 मॉलिक्यूल है। बोले ठीक है, तो Cl2 मॉलिक्यूल और Cl2 मॉलिक्यूल के बीच में वॉन्डरवॉल फोर्स है, वीक वॉन्डरवॉल फोर्स। कौन सा फोर्स है? वॉन्डरवॉल फोर्स। लेकिन सर मैं ये बोलूंगा कि बेटा Cl2 लिखा है ना तुमने, तो इसका मतलब है ये तो फिर ऐसा है Cl Cl है असल मायने में। तो ये क्या है? ये एक एटम अंदर होगा, दूसरा एटम ये होगा, इनके बीच में तो कोवेलेंट रेडियस है ना, इनके बीच में तो कोवेलेंट बॉन्ड है। अब हम यहां पे बात ही वही कर रहे हैं, इनके बीच की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, इन दोनों के एटम्स की। यहां दो एटम है, Cl2 का मतलब यहां दो एटम है, वो हम देख चुके हैं, वो कोवेलेंट रेडियस होती है। तो हमें यहां पे मॉलिक्यूल की निकालनी है वॉन्डरवॉल रेडियस। तो Cl2 मॉलिक्यूल एक, Cl2 मॉलिक्यूल दूसरा, क्योंकि ये गैस ही होता है, Cl2 होता है, F2 होता है, N2 होता है, O2 होता है, इन सब के लिए देखते हैं हम। तो फॉर नॉन मेटल्स वॉन्डरवॉल रेडियस इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस। क्या ये भी है तो हाफ? देखो एटॉमिक स्टेट में तो बहुत क्लियर और सुलझा हुआ है कि ये आपको, एक सेकेंड कहाँ आ गया, ये तो हटा ही देता हूं मैं, हो गया ना ये तो। एटॉमिक स्टेट में तो बहुत क्लियर है कि ये इनर्ट गैसेस के लिए होता है, नोबल गैसेस के लिए होता है, तो उसमें कोई पंगा नहीं है। उसमें ये एक एटम से दूसरे एटम की डिस्टेंस निकालनी है।
जो कि अब तक पीछे मेटेलिक और कोवेलेंट पे हम करते आ रहे थे वैसा करना है। लेकिन यहां इसे हम मॉलिक्यूल्स के लिए भी निकाल सकते हैं। ऐसे नॉन मेटल्स जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में गैस है, प्रोसेस सेम है, उन्हें भी सॉलिडिफाई कर दिया जाएगा। अब देखो, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू नॉन बॉन्डेड नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स, नॉन बॉन्डेड नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स ऑफ टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स, ये एक पूरा मॉलिक्यूल Cl2 और ये एक पूरा मॉलिक्यूल Cl2, और इस Cl2 का और इस Cl2 का आपने दोनों मॉलिक्यूल्स को देखा, बोले हाँ, बोले इस मॉलिक्यूल का एक एटम ये रहा और एक एटम ये रहा, ठीक है। अब नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स, क्या बोला, नियरेस्ट नॉन बॉन्डेड नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स। अब मुझे बताओ, पहली चीज, ये दोनों की डिस्टेंस से हमको मतलब नहीं, वो तो कोवेलेंट रेडियस है लिखी हुई है, ये कोवेलेंट रेडियस है। इसमें इसकी भी हमें कोई लेना देना नहीं, ये भी कोवेलेंट रेडियस है। अब सुनो, ये एक पूरा मॉलिक्यूल है और ये एक पूरा मॉलिक्यूल है, ये एक पूरा मॉलिक्यूल है और ये एक पूरा मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में ये एटम और इस एटम के बीच में निकालूं क्या? नहीं। क्यों नहीं किया ऐसा? कि सर आपने यहां से लेके यहां तक की क्यों नहीं निकाली? तो उसने कहा नॉन बॉन्डेड नियरेस्ट नेबरिंग एटम होना चाहिए। अब इस एटम के नियरेस्ट तो ये एटम हुआ ना, फिर दूसरे मॉलिक्यूल का नियरेस्ट होना चाहिए, लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल का, एंड ऑब्वियसली उसी के लिए ये वर्ड नॉन बॉन्डेड लिखा हुआ है। पहली चीज, ये तो बॉन्डेड एटम्स है तो ये तो कोवेलेंट रेडियस होगी, ये दोनों बॉन्डेड एटम्स हैं, ये कोवेलेंट रेडियस होगी। अब ये मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल है, अब इनके एटम्स आपस में बॉन्डेड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब क्या करना है? नहीं है तो क्या इस एटम का मैं इस एटम से निकाल दूं? नहीं, वो नियरेस्ट नहीं हुआ। इसका नियरेस्ट जो भी होगा वो ये होगा, इसके सबसे पास। अगर आप इधर देखोगे तो इधर कोई एक मॉलिक्यूल होगा, तो फिर हम यहां पे इससे इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि वो नियरेस्ट है, फिर वो नियरेस्ट नहीं है। तो कुल मिला के इन्होंने जो लिखा है उसका मतलब समझा रहा हूं बेटा। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है नॉन बॉन्डेड नियरेस्ट नेबरिंग एटम ऑफ टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल, पास पास के मॉलिक्यूल्स, पास वाले, अगल बगल। एडजेसेंट का मतलब होता है बेटा अगल बगल। ऐसा नहीं है कि यहां एक मॉलिक्यूल है फिर 5 मॉलिक्यूल छोड़ के तुम उसका, वो भी नॉन बॉन्डेड एटम है सर हम तो उसका निकाल देंगे, नहीं। पास पास वाले मॉलिक्यूल्स की कंडीशंस पे काम करना है, पास पास मॉलिक्यूल की, उसका हाफ जो होगा। एंड अगेन अगेन ये भी सॉलिड स्टेट में ही मेजर की जाएगी। क्यों? क्योंकि वही सॉलिडिफाई करके एटम्स को फ्रीज करके एक जगह पे रोक के फिर आप एवरेज निकाल सकते हो डिस्टेंस, वरना तो रैंडम मोशन चलता रहेगा। क्लियर है भाई? अब हम, ये तो जानकारी थी सिर्फ, अब हम इनके ट्रेंड पे आएंगे। तो अब हम जनरल ट्रेंड देख लेते हैं, क्योंकि हमें तो ट्रेंड से मतलब है। ये सब तो हमने सिर्फ जानकारी के लिए ऐसा पढ़ लिया। आयनिक रेडियस बाकी है, वो उसे करवा दूंगा, क्योंकि आयनिक रेडियस का ट्रेंड जो है वो भी हम देख लेंगे, वो एक अलग चीज़ है वो, और ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, मेन एग्जाम में वो सवाल भी आते हैं। एनीवेज, फिलहाल हम बात कर लेते हैं जनरल ट्रेंड की। जनरल ट्रेंड ऑफ साइज, और साइज का मतलब हम रेडियस ही मानते हैं, ठीक है, इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो हमारे पास ये कौन सा कलर आ गया भाई, वो जरा, एक तो ग्रुप में चलते हैं हम पीरियोडिक टेबल में, और एक हम पीरियड में चलते हैं। ये लेफ्ट टू राइट इस तरह से जब मैं बनाऊंगा तो ये लेफ्ट टू राइट है और टॉप टू बॉटम है। अब लेफ्ट टू राइट की अगर हम बात करें, ये जो रहेगा ना, ये लेफ्ट टू राइट रहेगा, और ये जो रहेगा ये टॉप टू बॉटम रहेगा। मतलब इन अ ग्रुप, इन अ पीरियड, इन अ ग्रुप, ऐसे चलेगा। तो पीरियड के अंदर अगर हम बात करें, रुक जाओ, कोई मक्खी आ गई जो खुद ही लिख रही है, कुछ कहना चाहती है शायद ये मुझसे, रुको। तो अगर लेफ्ट टू राइट की बात करें, जी हाँ मक्खी भगा दी है हमने, यहाँ से हटा देते हैं इसे। चलो, लेफ्ट टू राइट की अगर हम बात करें तो लेफ्ट टू राइट पीरियड होता है, इन अ पीरियड, इन अ पीरियड। अभी हमने देखा
इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में कि पीरियड में क्या होता है, पीरियड में जो है वो जेड इफेक्टिव बढ़ता है और जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने की वजह से साइज जो है वो डिक्रीज होती है। याद हो जाएगा। लेफ्ट टू राइट तो हो गया। अब टॉप टू बॉटम की बात करते हैं। टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव तो हमें पता था कि कांस्टेंट हो जाता है, यानी जो चीज कांस्टेंट हो गई उससे तो कोई रिजल्ट निकलना है नहीं। तो लेकिन नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से हमारी जो रेडियस है वो साइज जो है वो क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। कैसे? जैसे मान के चलो ये न्यूक्लियस है, यहाँ 1 2 3, तो ऐसे निकालोगे तो आर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। आर इंक्रीज विद इंक्रीज इन एन, नंबर ऑफ शेल, n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4। तो आर इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। ये चीज किसके लिए होती है? इन अ ग्रुप। तो एनसीईआरटी ने कुछ चित्र दिए हुए हैं, चित्र टेबल, हमें वैल्यू याद नहीं करनी है। देखो ये तो हो गया लेफ्ट टू राइट, ये क्या हो गया बेटा, लेफ्ट टू टू राइट, जेड इफेक्टिव इंक्रीज, साइज डिक्रीज। ठीक है, तो ये एटॉमिक रेडियस। इस तरह से आप वैल्यू याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ ये देखना है कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, सॉरी ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये देखना है। वैल्यू याद नहीं करनी है, वैल्यू आप देख लो, वही है 152, 111, 88, 77, 74, 66, 64। फिर यही सोडियम, फिर यहाँ पे मैग्नीशियम, फिर यहाँ पे एल्यूमिनियम, यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे फास्फोरस, यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे क्लोरीन। आपको ऊपर वैल्यूज याद नहीं करनी है, पूरा ऑर्डर याद है, ऑर्डर तो याद ही है, मैंने सिखा दिया, लेफ्ट टू राइट, जेड इफेक्टिव इंक्रीज, साइज डिक्रीज। तो ये आपको सिर्फ ये ऑर्डर याद रखना है, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, और भी आगे करेंगे हम। लेकिन अभी मैंने कहा ना, जब भी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट की बात आती है तो 12th लेवल तक वो दूसरे तीसरे पीरियड की बात करते हैं, है ना, ज्यादा आगे बात करते भी नहीं है। और टॉप टू बॉटम में वो ज्यादातर या तो हेलोजन फैमिली ले लेते हैं या वो ले लेते हैं। तो जैसे इन्होंने टॉप टू बॉटम ये ले रखा है, देखो ये हो गया हमारा टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है? मैं अगर ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, हाँ ये बहुत बड़ा दिक्कत है, मेरे को हर बार ये याद आता है, क्योंकि एक बार मुझे गहरा आघात लगा था जब एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर ये टॉप टू बॉटम थोड़ी है, ये तो आपने लेफ्ट टू राइट लिखा है। उसके बाद कुछ देर तक पता नहीं, मुझे कुछ दिखा नहीं, मेरी आंखों के आगे पता नहीं कुछ काला काला सा आ गया, मैं बैठ गया एक जगह पे और मुझे लगा कि शायद मेरा जीवन यहीं खत्म है ना। मेरी घबराहट होने लगी, मुझे सांस नहीं आ रही थी। फिर मैंने, दो लोगों ने मुझे हिम्मत दी, बोला कि सर बच्चा है कोई बात नहीं। तो फिर मैंने समझा उस बच्चे को, उस बच्चे को समझना एकदम से मेरे बस की बात नहीं थी। काफ़ी मेधावी छात्र था, है ना, खतरनाक था। तो उसने ये कहा कि कहाँ है ये टॉप टू बॉटम, ये तो आपने लेफ्ट टू राइट लिखा है बोर्ड पे। फिर मैंने कहा पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशन होती है उसके लिए मेंशन होता है टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। क्या ये पीरियोडिक टेबल में ऐसे लिखे हुए हैं? क्या ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप है? तो जब भी टॉप टू बॉटम बोला जाता है दैट मीन्स वी आर, है ना, कंपेयर इन ग्रुप। हम ग्रुप कर रहे हैं, वी आर कंपेयरिंग इन ग्रुप, कंपेयर ग्रुप में कर रहे हैं। और अगर हम लेफ्ट टू राइट बोल रहे हैं तो इसका मतलब है वो पीरियड की बात कर रहे हैं। मैं कैसे भी लिख दूं यार, है ना, मैं तो कैसे भी लिख दूं, मैं तो ऐसे लिख दूं, ये ले, ऐसे टेढ़ा चला जाऊंगा, फिर क्या करेगा ऐसे। तो टॉप टू बॉटम हमें पता है कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होता है ना, इसलिए जो साइज है वो भी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम इंक्रीज, तो हमें ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम इंक्रीज देखना है। फिर आप देखो एफ सी एल बी, और भी होते हैं मैं बता दूंगा, एफ सी एल बी आर आई, है ना, और एस्टेटाइन, ये भी इंक्रीज है देखो। तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है।
क्या सीखा? जनरल रूल। कौन बताएगा? जनरल रूल, साइज टॉप टू बॉटम बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट घटती है, जनरल रूल आ गया। क्या सर हमेशा टॉप टू बॉटम बढ़ेगी? कहीं पे कोई दिक्कत आ सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्शन लग सकता है क्या? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन गड़बड़ करते हैं? हाँ करते हैं। तो जब हम ब्लॉक वाइज पढ़ेंगे वो चीज हम वहां देखेंगे, ब्लॉक वाइज पढ़ेंगे। जैसे अब हम ब्लॉक वाइज साइज मान लो स्टार्ट करेंगे, तब हम चीजें देखेंगे। एक चीज आपने नोट करी, इस चित्र में आपने एक चीज नोट करी कि इसमें इनर्ट गैस नहीं है। तो इनर्ट गैस ने लिखा हुआ है, नोट एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। इस चित्र के पास में एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि नॉट दैट द एटॉमिक रेडियस ऑफ नोबल गैसेस आर नॉट कंसिडर्ड हियर, being monoatomic their non-bonded radius values are very large. In fact, radius of noble gas should be compared not with the covalent radius but with the van der Waals radius of other elements. इसने कहा कि इनर्ट गैसेस हमने उसमें टेबल में नहीं ले रखी, हमने फ्लोरीन तक लिया और नीचे क्लोरीन तक लिया। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि इनर्ट गैस की तो van der Waals रेडियस होती है जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, वो तो एक कैटेगरी अलग है। तो बोला कि इनको इनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अगर करना है तो फिर बाकी जो एलिमेंट्स है ना, जो उस टेबल में थे लिथियम से लेके फ्लोरीन तक, बोले इन सब की van der Waals रेडियस निकालो। बोले सर इन सब की van der Waals रेडियस क्या? करो इनको भी बनाओ, गैस कब करते जाओ गर्म, कभी तो गैस होंगे, है ना। तो अगर कंपेयर करना है तो ये अलग हिसाब किताब है। ये बोला हम नीचे आके काम नहीं करेंगे, आपको काम करना है हमारे लेवल पे आके करिए। औकात, क्या बोला? औकात। अगर तुम्हें चाहते हो कि हम तुम्हारे साथ बैठें तो पहले अपनी वो औकात बनाओ, यानी कि तुम खुद van der Waals रेडियस निकलवाओ अपनी पहले, तब जाके हमारे साथ बैठो, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम सिर्फ van der Waals रेडियस रखते हैं। ठीक है भाई? तो इसलिए वहां पे कंपेयर नहीं की गई है साथ में। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे चीज ऐड नहीं है। के बाद हम बात करेंगे किसकी? उसके बाद हम एक तो जैसे आयनिक साइज की बात कर सकते हैं, फिर ब्लॉक वाइज साइज की भी हम बात कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग वाली स्लाइड आप चाहो तो आप लिख सकते हो, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने इसमें ये फैक्टर्स ही बताया है कि जेड इफेक्टिव बढ़ता है इसलिए साइज घटती है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है इसलिए साइज बढ़ती है। एनसीईआरटी ने यहाँ पे इस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी में साथ के साथ चला रहा हूँ। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि एनसीईआरटी कब पढ़ाओगे? कुछ चल रही है, कुछ अलग से पढ़ाऊंगा, चिंता ना करो, पूरा एकदम ऐसा नहीं कि छोड़ दूंगा। द एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड. It is because within the period the outer electrons are in the same valence shell and the effective nuclear charge increases as the atomic number increases. जेड इफेक्टिव बढ़ता है, स्क्रीनिंग कम बढ़ती है, ये यूं कहना चाह रहा है, जिसे हम आज के लेक्चर में स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ये वही पैराग्राफ है। रिजल्टिंग इन द इंक्रीज्ड अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस एंड साइज जो है वो क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो ये चीज है। विद इन अ फैमिली और वर्टिकल कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल the atomic radius increases regularly with atomic number due to increase in number of shells. और वहां पे z इफेक्टिव कांस्टेंट हो जाता है, वहां जो रिपल्शन है वो कंपनसेट कर देता है न्यूक्लियर चार्ज को, इसीलिए सारा दारोमदार शेल नंबर पे आ जाता है। सिंपल। ये चीज हम पे ऑलरेडी आज आज के लेक्चर में तो स्टार्ट ही यहीं से किया था भाई। आज के लेक्चर में तो स्टार्ट ही हमने यहाँ से किया था। तो ये एनसीईआरटी की लाइन से देखो बेटा, जो भी एनसीईआरटी की लाइंस होगी ना उसे मैं नहीं लिखूंगा, मैं तो लिखा लिखाया ले आऊंगा, उसे समझा दूंगा। मैं अपनी लैंग्वेज में चीजें पहले से क्लियर कर चुका हूं। अब एनसीईआरटी की जो लाइन है वो चाहो तो आप अपने नोट्स में ऐड करो, अदरवाइज आप एनसीईआरटी पॉइंट्स करके, है ना, खुद एनसीईआरटी जाके पढ़ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वहीं पे अपने नोट्स में उसके जस्ट बाद ऐसे लिख दो एनसीईआरटी, तो अब आप खुद ढूंढो कि एनसीईआरटी में वो बात कहाँ लिखी हुई है और वहां जाके भले ही पढ़ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। जब नोट्स रिवाइज करो तो, और चाहो तो लिख दो, मुझे तो आपको लिखना पसंद है तो लिखो, बट एनसीईआरटी की जो है वो लाइंस ही लेकर आया हूं मैं, और कुछ नहीं है ये। अब बात कर लेते हैं हम आयनिक रेडियस की, है ना। अलग ही चीजें वो आयंस की होती है, और इसी के बाद हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है और उनमें साइज का ऑर्डर कैसे चलता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आयनिक रेडियस वगैरह। तो आयनिक रेडियस मतलब जो डिस्टेंस बिटवीन आयंस, है ना, ऐसा ही लिख सकते हैं हम कि आयनिक रेडियस क्या होगी। आयनिक रेडियस होती है बेटा डिस्टेंस बिटवीन आयंस, डिस्टेंस बिटवीन
कैटायन एंड एनायन इन आयोनिक क्रिस्टल लैटिस। सर ये आयनिक क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? ये होता है बेटा, आयनिक बॉन्ड कैसा होता है, प्लस माइनस ऐसे करके 3D में अरेंज होते हैं। तो इसमें प्लस और माइनस के बीच की जो डिस्टेंस है उसे बोला जाएगा हम क्या, उसे हम आयनिक रेडियस कहेंगे। जैसे आपको यहाँ समझा रखा है कि ये रहा, अगर मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस है इसका और इसका भी न्यूक्लियस है, ये कैटायन है बेटा, ये एनायन है। ठीक है, तो इसमें सारे इसी तरह से कैटायन एनायन लगे हुए हैं। अब कैटायन जो होता है वो क्या होता है बेटा, छोटा होता है, और एनायन जो होता है वो क्या होता है बेटा, बड़ा होता है। तो कैटायन की रेडियस हो गई ये, एनायन की रेडियस हो गई थोड़ी बड़ी। तो कैटायन की रेडियस हमेशा छोटी होती है और एनायन की रेडियस हमेशा क्या होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है। ये देखो ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थोड़ी सी कम है। सो बेसिकली इसकी कोई प्रॉपर एज सच कोई डेफिनेशन वाला कोई पंगा नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन इन आयनिक क्रिस्टल लैटिस, जो आयंस हैं कैटायन एनायंस के बीच की जो डिस्टेंस है वही रेडियस है इनके बीच की, और कोई रेडियस नहीं है। ठीक है, अब बात आती है इनसे इनमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो भी आयंस होते हैं, जो भी आयंस होते हैं वो दो तरह से बनते हैं, है ना। एक तो होता है कैटायन और एक एनायन, कैटायन और एनायन। अब कैटायन और एनायन कैसे बनते हैं, आओ। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, कैटायन जो होता है वो, कैटायंस आर स्मॉलर देन पेरेंट एटम, है ना। कैटायंस जो होते हैं वो पेरेंट एटम से छोटे होते हैं। रीजन पूछे अगर, रीजन है ड्यू टू, रीजन क्या है, रीजन है कि ड्यू इलेक्ट्रॉन्स घटते हैं, है ना, आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, इंक्रीजेज, पूरा ही लिख देता हूं, और साइज जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए कैटायन जो है वो छोटा होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एटम है M और यहाँ पे एटम है प्लस, तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। कि क्या इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर थे, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गए और प्रोटॉन उतने ही रह गए, यानी कि ज्यादा ही बोलोगे, उतने ही रह गए, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया तो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली कम हो गए, प्रोटॉन तो उतने ही है। अब इस केस में जहां पे प्रोटॉन ज्यादा है, इस केस में जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह से इसकी जो साइज है वो क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। इसीलिए जो साइज का ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, एम, और एम प्लस में एम प्लस छोटा होगा। सेम एलिमेंट के आयंस, फॉर आयंस ऑफ, आयंस ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के लिए लिख रहे हैं हम। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ओ प्लस, है ना, O2+, तो क्या करोगे, ये साइज इस तरह से छोटी कर दोगे। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा क्या, Na और Na+, तो Na+ छोटा हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ मैंने लिखा Mg और Mg2+, तो Mg2+ छोटा हो जाएगा, ऐसे करके। तो कैटायंस हमेशा छोटे होते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कैटायन हमेशा छोटा ही होगा। ये हो गई कैटायन के बारे में बात बेटा, वीडियो को रोक के नोट करना। इसके बाद हम एनायंस की बात कर लेते हैं। एनायंस के बारे में क्या ख्याल है कि एनायंस आर लार्जर देन पेरेंट एटम, वो अपने पेरेंट एटम से बड़े होते हैं, उल्टा चलता है, एनायंस बड़े होते हैं, कैटायंस छोटे होते हैं। ठीक है, एनायंस बड़े क्यों होते हैं, तो रीजन, अगर इसके रीजन की बात करें तो रीजन है क्या, ड्यू टू इंक्रीज इन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, है ना, है ना, ड्यू टू इंक्रीज, ड्यू टू इंक्रीज या ड्यू टू इंक्रीज इन रिपल्शन, ड्यू टू इंक्रीज इन रिपल्शन, इंक्रीज इन रिपल्शन, या ऐसे समझो इंक्रीज इन रिपल्शन ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन रिपल्शन, है ना, और जेड इफेक्टिव जो है वो
डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि प्रोटॉन उतने ही रहते हैं, रिपल्शन बढ़ता है, प्रोटॉन थोड़ी बढ़ा है बेटा। आप ये देखो ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम ही रहते हैं, तो अल्टीमेटली जेड इफेक्टिव ही डिक्रीज होगा। मान लीजिए ये एक्स एक एलिमेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है। अब यहां पे इसमें एक इलेक्ट्रॉन हमने इस बार ऐड किया, तो ये x माइनस बन गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, तो साइज जो है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, उल्टा चलेगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, थोड़ा सा डायलेशन टाइप चीज हो जाएगी, ऐसे चलता है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने आपको खूब यहाँ सवाल करवा दिए इधर साइड में कि आपको ऑर्डर पूछा Cl और Cl माइनस में कौन बड़ा है, F और F माइनस में कौन बड़ा है, तो ये बड़ा होगा। O और O माइनस और O2 माइनस में कौन बड़ा है, ये बड़ा है। S और S2 माइनस में कौन बड़ा है, ये बड़ा है। तो ऐसे माइनस वाली चीजें आप सारी देख सकते हो, यानी कि माइनस के बढ़ने पर साइज बढ़ रही है और प्लस के बढ़ने पर साइज घट रही है। तो इसका मतलब है, अगर हम बोलें कि आयनिक रेडियस जो है वो जेड इफेक्टिव पे डिपेंड करती है। आयनिक रेडियस किस पे डिपेंड करती है बेटा, जेड इफेक्टिव पे। यानी कि मैं यहाँ पे लिख दूं, ये लिख देना बहुत इंपॉर्टेंट है, आयनिक रेडियस जो है वो किस पे डिपेंड करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव होती है। कैसे, ये देखो, जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा तो साइज बढ़ेगी, आयनिक रेडियस है, ये एनायनिक रेडियस है, मतलब आयनिक रेडियस है, कॉमन टर्म में आयनिक रेडियस, एनायनिक रेडियस हो चाहे कैटायनिक रेडियस हो। और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज कम होगी, ये देखो, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज कम हो रही है। तो हम लिख सकते हैं ना कि आयनिक रेडियस जो है वो जेड इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब अगर न्यूट्रल, कैटायन और एनायन तीनों दे दे तो फिर क्या साइज लिखोगे। अब मान लो आपको ऐसा कुछ सवाल दे दे, ऐसा सवाल दे दे बेटा, ऐसा कोई सवाल, वीडियो रोक के लिख लेना, ऐसा कोई सवाल दे दे, ठीक है, जिसमें एक तरफ लिख दे O2 माइनस, फिर लिख दे O माइनस, फिर लिख दे O, फिर लिख दे O प्लस, फिर लिख दे O2 प्लस। अब पूछे साइज का ऑर्डर, तो कहीं ना कहीं इधर से इधर जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो साइज क्या हो जाएगी, साइज कम हो जाएगी। तो माइनस माइनस, फिर न्यूट्रल अपने आप बीच में आ गया और प्लस वाले छोटे हो गए। तो यहां से साफ साफ पता चलता है बेटा कि जो आयनिक रेडियस है, वो आयनिक रेडियस जो है, वापस लिख रहा हूं एक बार, आयनिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। और देसी तरीके से बताऊं है एमडीजे, एमडीजे बता देता हूं कि जो आयनिक रेडियस होती है ना बेटा, एमडीजे कुछ नहीं है, वो उसी से बना हुआ है। आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव कम होगा, जेड इफेक्टिव कम होगा तो रेडियस बढ़ेगी, एंड पॉजिटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब जितना प्लस उतना छोटा, एंड जितना माइनस उतना बड़ा। और वैलिड फॉर वैलिड फॉर आयंस ऑफ सेम एलिमेंट, ऐसा नहीं है, सेम एलिमेंट, सेम एटम्स लिख सकते हो, सेम एलिमेंट ही लिख सकते हो, चलो सेम एलिमेंट्स, ठीक है। आयंस ऑफ सेम एलिमेंट की बात करेंगे कि उसी का प्लस, उसी का माइनस, उसी का माइनस, -1 -2 उसी का होना चाहिए, एटम नहीं बदलना चाहिए, ऐसा नहीं, एटम नहीं बदलना चाहिए। ऑल्सो वैलिड फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ऑल्सो may also apply for isoelectronic सीरीज। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज क्या है, एंड मैं ऑल्सो अप्लाई फॉर, है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, ये वाला एमडीजे आप वहां भी लगा सकते हो। अब हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ने की एक तलब बढ़ चुकी है कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होता है बेटा जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिफरेंट स्पीसीज होंगी लेकिन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन्हें कहा जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो मतलब होता है बेटा सेम, आइसो वर्ड का मतलब क्या होता है, सेम। आइसो स्ट्रक्चरल मतलब सेम स्ट्रक्चर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे देखते हैं। तो आइसो स्ट्रक्चरल हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, कुल मिलाकर आइसो वर्ड जो है ना, आइसो वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, सेम होता है,
करेक्ट है ये चीज। अब कौन सी ऐसी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है, तो जैसे मान लो ये N3 माइनस है, O2 माइनस है, F माइनस है, Na प्लस है, Mg2 प्लस है और एल्यूमिनियम 3 प्लस है। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली सीरीज है। अगर आप नोट करेंगे तो इनके जो प्रोटॉन नंबर है, प्रोटॉन नंबर जेड बोल दो, है ना, प्रोटॉन बोल दो, एक ही बात है, वो इसका 7 है, इसका 8 है, इसका 9 है, इसका 11 है, इसका 12 है और इसका 13 है। लेकिन अगर आप इनमें इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इसमें 7, तो इसके खुद के हैं -3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, तो 7 और 3 कितने हो गए 10। यहाँ 8 हैं और 2 एक्स्ट्रा हो गए तो कितने हो गए 10। यहाँ 9 है और 1 एक्स्ट्रा हो गए तो कितने हो गए बेटा 10। यहाँ 11 है और 1 निकल गया, प्लस है ना बेटा, निकल गया, तो फिर से कितने हो गए 10। यहाँ 12 में से 2 गए तो कितना हो गया 10। यहाँ 13 में से 3 गए तो कितना हो गया 10। इसीलिए इसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज बोला गया, क्योंकि इनमें है तो डिफरेंट स्पीसीज, लेकिन इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटा, सेम है। दिख रहा है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन्स को कौन खींचता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में भी कौन खींचता है, न्यूट्रॉन तो नहीं खींचते, वो तो न्यूट्रल होते हैं। न्यूक्लियस में भी कौन खींचता है, जो प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन पे चार्ज कितना क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए वो किसको खींचता है बेटा, वो इनको इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। तो यहाँ पे ये 7 लोग मिलके 10 लोगों को पकड़ के रख रहे हैं। 7 लोगों को जिम्मेदारी दी है कि 10 को खींचना है, 8 लोगों को जिम्मेदारी दी है कि 10 को खींचना है, 9 को जिम्मेदारी दी है 10 को खींचना है, 11 को जिम्मेदारी दी है कि तुम्हें 11 हो तुम, लेकिन तुम्हें 10 ही खींचने। फिर बोला तुम 12 लोग हो, 10 को ही खींचना है, 13 लोग हो, खींचना 10 को ही है। अब बताओ सबसे ज्यादा बढ़िया कौन खींचेगा, और जो सबसे बढ़िया खींच के रखेगा न्यूक्लियस की तरफ, वहां कॉन्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा लगेगा। तो अगर मैं बात करूं इधर से इधर आने पर, इधर से इधर आने पर क्या जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह से साइज जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में भी वही चीज है, माइनस देखो तो बड़ा करो, कम माइनस थोड़ा छोटा, और कम माइनस थोड़ा छोटा, फिर प्लस तो छोटा, प्लस बढ़ने पर छोटा, तो प्लस बढ़ने पर छोटा। तो अगेन यहां पर भी जो रेडियस है, यहां पर भी जो रेडियस है वो माइनस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और पॉजिटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये एमडीजे मैंने पीछे लिखा था, कैन ऑल्सो बी अप्लाइड फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में भी ये काम आप कर सकते हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में भी क्या कर सकते हो बेटा, ये काम आप कर सकते हो। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती क्या है, डिफरेंट स्पीसीज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, उन्हें कहते हैं हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन भले ही सेम हो, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होते हैं, दैट्स वाई न्यूक्लियर चार्ज में असर तो आएगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अलग अलग आएगा। जहां प्रोटॉन ज्यादा और इलेक्ट्रॉन कम है, वहां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, रिपल्शन कम और अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसलिए साइज जो है वो घटेगी। तो अगर आपको इनका साइज का ऑर्डर पूछा जाए तो माइनस वाला बड़ा, ज्यादा माइनस ज्यादा बड़ा, प्लस वाला छोटा, ज्यादा प्लस ज्यादा छोटा। प्लस बढ़ने पे साइज घटती है, माइनस बढ़ने पे साइज बढ़ती है। ये चीज हम पहले ही सीख चुके हैं। तो ये केस था आपका आयनिक रेडियस का, आयनिक रेडियस का। अब बात करते हैं हम ब्लॉक वाइज साइज का। इसकी बात करते हैं हम, ब्लॉक वाइज साइज की बात कर लेते हैं। आ जाइए ब्लॉक वाइज साइज की बात कर लेते हैं। तो सिंपल है, एस ब्लॉक है, नो एक्सेप्शन एट ऑल, नो एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शंस। तो इसका मतलब है इधर से इधर आने पर, इधर से इधर आने पर, इधर से इधर जाने पर साइज कम होगी, और इधर से इधर जाने पर साइज बढ़ेगी। नो एक्सेप्शन का मतलब यही है ना कि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटे, टॉप टू बॉटम आने पे साइज बढ़े। तो ये लो आयो, फिर ये टॉप टू बॉटम की बात करें तो इंक्रीज कर दो, फिर ये लो कर दिया इंक्रीज, कोई दिक्कत ही नहीं है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये लो। और आपको अगर ये करना है कि लिथियम, अगर आपको करना है लिथियम और बेरिलियम को कंपेयर करना है, डिक्रीज कर दो। सोडियम और इसको करना है मैग्नीशियम को, तो डिक्रीज कर दो। कैल्शियम और पोटेशियम और कैल्शियम को कंपेयर करना है तो ऐसे कर लो आप, डिक्रीज कर लो इस तरह से। तो ना तो लेफ्ट टू राइट कोई दिक्कत है, ना टॉप टू बॉटम कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना। लेकिन इतने कम एलिमेंट्स हैं कि कई बार एक साथ पूछ लिए जाते हैं।
एस ब्लॉक छोटा सा है तो इन्हें लगता है एस ब्लॉक में ग्रुप 1 ग्रुप 2 भाई भाई, तो बोले भाई भाई है, तो बोले कितने हैं, बोले एक साथ कर दो। अब यार एक साथ में तो क्या पता है, डेटा देखना पड़ता है। एक साथ में क्या करना पड़ता है, डेटा देखना पड़ता है। तो ऐसी हरकत कई बार एक आध दो एग्जाम में करी है। तो अगर ये एक साथ पूछ ले, है ना, कि अगर आपको कंबाइंड एस ब्लॉक की साइज पूछ ले, साइज ऑर्डर ऑफ एस ब्लॉक कंबाइंड 1 एंड 2 ग्रुप, है ना, दोनों ग्रुप्स के कंबाइंड साइज पूछ ले, तब क्या करेंगे, दोनों ग्रुप की कंबाइंड साइज पूछ ले तब क्या करेंगे। तो तब हम एक, पहले तो ये ग्रुप लिखेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। फ्रॉन्सियम नहीं लेते हैं जनरली, वो ठीक है, वहां लिखा हुआ था तो मैंने साइज बता दी। रेडियो एक्टिव वगैरह रहते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज इतने ज़्यादा रीड नहीं करते हैं। यहाँ पे हम आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम, ठीक है, यहाँ आता है। अब वो कह रहा है कि इस ग्रुप में बढ़ेगी साइज, इस ग्रुप में बढ़ेगी, वो तो पीछे बता ही दिया। लेकिन कह रहा दोनों ग्रुप एक साथ हो, तो फिर दोनों ग्रुप एक साथ हो तो बेटा क्या करना है, एक बनाना है हमें ई, क्या बनाना है, ई, और दूसरा बनाना है हमें एन, दूसरा क्या बनाना है हमें, एन, ऐसे एन बनाना है। और इधर से इधर चलना है, यानी कि इसे बोलना है मिनिमम साइज का, मिनिमम, ये साइज का मिनिमम हो गया, और ये आपका मैक्स हो गया। यानी कि आप चाहो तो इसे पूरा ऑर्डर देकर लिख सकते हो, और वो ऑर्डर कुछ इस तरह से रहेगा कि यहाँ से इस तरह से ऑर्डर रहेगा कि बेरिलियम, उसके बाद लिथियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रोंशियम, उसके बाद बेरियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम और उसके बाद सीजियम। ये चीज चलेगी, है ना। सेम ट्रिक कैन बी अप्लाइड फॉर देयर आयंस ऑल्सो, याद लिख देना, नोट लगा के लिख दो, नोट लगा के लिख दो। सेम ट्रिक, सेम ट्रिक कैन बी अप्लाइड फॉर देयर रिस्पेक्टिव आयंस। अब रिस्पेक्टिव आयंस का मतलब तुम्हें पता है, मैंने पहले बता दिया, ये सब तो +1 बनाते हैं और ये सब +2 बनाते हैं, तो ये इनके रिस्पेक्टिव आयंस हो गए। इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, इन पे चार्ज फिक्स होते हैं। देयर रिस्पेक्टिव आयंस ऑल्सो विद ओनली वन चेंज, और वो वन चेंज क्या है, कि जैसे ये वन चेंज क्या है, ये वन चेंज ये है कि यहाँ पे अभी आपने कहा लिथियम से बड़ा मैग्नीशियम है, लेकिन वहां पे क्या हो जाएगा, लिथियम जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और मैग्नीशियम +2 जो है वो छोटा हो जाएगा, लिथियम +1। और रिस्पेक्टिव आयन से तो ये वाले तो +1 बनाते हैं, ये वाले +2 बनाते हैं। ये दोनों को उल्टा करना है, बाकी पूरी साइज जो का ऑर्डर है वो वैसे का वैसा लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे इस ऑर्डर को वापस लिख दो, इस ऑर्डर को आप वापस लिख दो, ये लोगों, इसी ऑर्डर को आप क्या करोगे, वापस लिख दो, ये देखो, इसी ऑर्डर को आप वापस लिख दो। वापस लिखने से पहले यहाँ पे एक चेंज करना है हमें, बस इतना मार्क कर देना कि ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये इसे उल्टा करना है। बाकी आप इनके चार्ज, रेस्पेक्टिव चार्ज लगा दीजिए। ये बेरिलियम 2+ होता है, ये सोडियम +1, ये कैल्शियम पे +2 होगा, स्ट्रोंशियम पे +2 होगा, इधर वालों पे सब पे +2 होता है बेटा, है ना। तो ये भी +2 होगा, फिर से ये उधर चला गया +1, ये +1, ये +1। तो रेस्पेक्टिव आयंस की साइज कैसे निकालते हैं, तो ये बस इतना गड़बड़, इतना करना है कि इतना करना है कि ये जो है ना, ये इसे यहाँ प्लस और यहाँ +2 है, लेकिन इसे फिर थोड़ा चेंज करना है, एक चेंज करना है, और वो चेंज ये होगा कि इसको यहाँ पे पहले अब लिथियम नहीं मैग्नीशियम आएगा, और वो लगभग छोटा होगा लिथियम प्लस से। बस एक चेंज के साथ आपको पूरा पैटर्न वही है, मतलब पैटर्न तो वही हो गया, ऐसे ऐसे करके आप इसको उठा के यहाँ और इसको उठा के वहां रख दो, बस। मतलब क्यों गड़बड़ करनी है, एक सीखो और उसमें ऐसे सोचो, आयंस के केस में थोड़ा उल्टा कर देंगे, थोड़ा सा उल्टा कर देंगे, तो आपके पास पूरे आयंस का भी सवाल पूछा जाए एस ब्लॉक का, तब भी आप कर सकते हो, और सिंपल एस ब्लॉक पूछा जाए तब भी आप कर ही सकते हो, है ना। चलो भाई, तो ये चीज है हमारी कौन सी, ये वाली। अब
क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है और मैं नहीं चाहता कि मैं पूरा का पूरा ऐसे 1 घंटा 45 मिनट का रिकॉर्डेड लेक्चर लूँ, क्योंकि मुझे पता है रिकॉर्डेड लेक्चर में कंटेंट ज़्यादा डिलीवर होता है। यही चीज़ जो मैंने अभी 1 डेढ़ घंटे में पढ़ाई है, ये शायद लाइव होता तो मैं 1 घंटा 2 घंटे में पढ़ाता। तो रिकॉर्डेड लेक्चर 1.5 ही घंटे का ज़्यादा ठीक है। वो फिर बहुत बोझ बन के सामने आता है, क्योंकि उसमें आपको भी टाइम नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे वो टाइम कट करना पड़ता है। तो देखो, मैंने एस ब्लॉक तक की तो साइज बता दी है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पी ब्लॉक की साइज की बात करेंगे, डी ब्लॉक की करेंगे, हालांकि ये 12th का पार्ट है तब भी करूंगा। डी ब्लॉक में टॉप टू बॉटम की भी बात करूंगा, एफ ब्लॉक की भी बात करूंगा, सवाल भी करूंगा। और सवाल में ये सब सवाल वैसे हो जाएंगे, चाहो तो तुम होमवर्क ले लो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी क्यों ना हम अगले में ही कुछ सवाल कर लेंगे। तो अगले में अभी साइज हमारी चल रही है और आगे वाले में हम ये क्वेश्चंस भी करेंगे और एनसीईआरटी की छोटी छोटी मगर मोटी बातें, एकदम शक्तिमान दिख रहा है, हाँ चेहरा मेरा है बस, ये हम एनसीईआरटी की कुछ बातें भी करेंगे जो मैं फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे उसमें से कुछ वर्ड हटा दिए हैं, ताकि आपको थोड़ा दिमाग लगा के आप करें। तो अब तक जो पढ़ा है वहां से रिलेटेड ये सारी चीजें हैं, है ना। हालांकि ये सब चीजें मैं कहीं ना कहीं काट पीट के बीच में ले आया हूं पहले, लेकिन फिर भी एक अलग से हम स्टडी कर लेंगे। और आज का ज्ञान यही है कि जब सपने मर जाते हैं, सपने तब मरते हैं जब बहाने जिंदा रहते हैं। इसलिए अपने सपनों को अगर जिंदा रखना है तो बहानों को मारो, क्योंकि बहाने जब तक जिंदा हैं तब तक सपने मरे हुए ही हैं। ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा कि बहाने नहीं, एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए, मेरा ये मेरा वो। देखो यार, ठीक है, एक्सक्यूजेस सिर्फ आप अपने आप को कंफर्ट जोन में रखने के लिए दे सकते हो। और बेटा ड्रीम जो है वो सच तभी होंगे, ड्रीम्स जब सच तभी होंगे जब थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आओगे। ठीक है, तो चलिए आज का ज्ञान खत्म और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार।